नमस्कार सर, हेलो। चैट भी फास्ट हो गया। हाँ, कुछ चीज़ें इंप्रूव होती जा रही हैं धीमे धीमे। नमस्कार सर, हेलो। चैट भी फास्ट हो गया। हाँ, ओके ओके, मैं अपना वॉल्यूम बंद कर लूँ। ओके, मैं एकदम क्लियरली विजिबल हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है विजिबिलिटी में? नीचे देखो, जो इश्यूज़ हैं वो भी स्क्रॉल हो। नमस्कार सर जी, नमस्कार भैया। हेलो सर, क्या हो गया था सर आपका? अरे बड़ा दिक्कत हो गया था, जीवन में बड़ा दुविधा हो गया था। अब देखो, सब कठिनाई दूर हो जाए, तुम लोग का लाइव क्लासेस शुरू हो जाए, यही हम चाहते हैं जल्द से जल्द। अभी तक रिकॉर्डेड क्लासेस इसीलिए दे रहे थे, कम से कम लेक्चर ना रुके। और सही बताएं तो आज के लिए भी हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं कि क्या पता आज की भी रिकॉर्डेड लेक्चर देना पड़े। फुल स्क्रीन इशू, देखो सारे इश्यूज़ के लिए नीचे आपको स्क्रॉल में दिख रहा होगा, उसको पढ़ते जाओ। ऐप इज़ वर्किंग गुड, थैंक यू, थोड़ा बहुत सही हुआ है। तो जितने भी इश्यूज़ हैं उसके लिए आपको नीचे दिख रही होंगी चीज़ें। वेट अ सेकेंड। हाँ, अभी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ क्या? बताना मेरे को, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है कि इंप्रूवमेंट नहीं है। आप सभी को पता है आप अभी अपने इनिशियल स्टेज पे है। मेरे ख्याल से अब थोड़ी शक्ल मेरी गोरी हो गई होगी। हेलो, अ काइंड रिक्वेस्ट टू चैट। हाँ, अननेसेसरी चैट मत करो, क्योंकि मेरी टीम लगातार मॉनिटर कर रही है। जो लंबे लंबे इमोजीज भेजोगे, लंबी लंबी रिक्वेस्ट भेजोगे, तो उसको हमारी टीम ऑटोमेटिकली ब्लॉक करेगी ऐसे लोगों को, ठीक है? और वो ज़रूरी भी है बच्चा, है ना? यहाँ जिस काम के लिए आए वो काम करते हैं। देखो, इतने दिन से लगातार मेहनत जारी है। अभी मैं एनर्जी में आ जाऊँगा। थोड़ी सी बातें ये कि लगातार मेहनत जारी थी, और थैंक्स टू द टीम भी बहुत हार्ड वर्क। जो हम लोग ये अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही ईज़ी तो नहीं कह सकते कि डिफ़िकल्ट काम था जिसको प्रोसेस में किया जा रहा है, और हम लोग लगातार लगे हैं। देखो, आज फिर वापस आए। ऐसा मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं था कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही दूँ। ऐसा होता तो मैं ऐसी चीज़ प्रॉमिस नहीं करता। तो आप लोग जानते हो, इसी के प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा अल्फ़ा बैच भी रुका हुआ है। काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस मेरा भी हो रहा है। होप सभी लोग आज ज्वाइन कर पा रहे हों। थैंक यू। आई होप ऐसे चलता रहे सेशन। मैं नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स थोड़ी टेस्टिंग कर लूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस बेस्ट फिजिक्स ऐप, पता नहीं, थैंक यू। अभी तो काफ़ी प्रॉब्लम, देखो ऐप अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स लगातार आ रही हैं, और होपफुली धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। सर, क्लास बस शुरू करते हैं। दिन नेक्स्ट 5 मिनट्स हम क्लास लेके आए हैं पूरी, सोल्यूशन टू DPP4 एंड DPP5। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपका टाइम ना वेस्ट करने के लिए आज रात में ही अपलोड कर दूं मैं DPP6 एंड DPP7 ऑल्सो, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ कि DPP6 एंड 7 रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर दूं, ताकि अपना स्पीड बना रहे सिलेबस का। सर, DPP डिस्कशन, हाँ आज DPP डिस्कशन करने जा रहे हैं, बट मैं सोच रहा हूँ ये DPP तो पढ़ा देता हूँ, और अगली DPP सोच रहा हूँ अपलोड कर दूँ। तो लगातार आपसे पूछूंगा। वीडियो क्वालिटी देखो, जो वीडियो क्वालिटी के चेंज का ऑप्शन है वो इंस्टेंटली अभी नहीं आएगा। वीडियो क्वालिटी के चेंज का ऑप्शन जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके 1 से 2 घंटे बाद आएगा। ये बात मैं अपडेट कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, तो लोग घबराएं ना, परेशान ना हो। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ। मैं DPP के इशू को सोच रहा हूँ एड्रेस कर दूँ, सॉरी, वीडियो क्वालिटी के, वीडियो क्वालिटी मैं यहीं हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपको पता है कि हम लोग के पास बहुत बड़ी टीम नहीं है। वीडियो क्वालिटी चेंज ऑप्शन फॉर लाइव लेक्चर्स विल बी आफ्टर 2 hours ऑफ लाइव, ठीक है? लाइव के 2 घंटे के बाद ही वीडियो क्वालिटी चेंज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? हाय, हेलो 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 सर, इट्स टू मच लैगिंग। अब इसके लिए, अब आपका जो लैगिंग का इशू है, इसके लिए आपका खुद के घर का इंटरनेट कनेक्शन मैटर करेगा इसमें, ठीक है? अब इसमें क्या है कि खुद का, ये देखो, आप सोच रहे हो कि YouTube जैसा ही लाइव सेशन हम किसी ऐप के अंदर क्रिएट करें, सो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। एटलीस्ट अभी नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में तो नहीं पॉसिबल ऐसी चीज़, क्योंकि YouTube गूगल का है, तो गूगल के पास डेफिनेटली बहुत टेक्नोलॉजी और बहुत सारा पैसा है। तो वैसा प्लेटफॉर्म आप सोच रहे हो कि यूट्यूब जैसा ही सुंदर, देखो आज वीडियो क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है मेरे ख्याल से। तो लैगिंग प्रॉब्लम है, तो लैगिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आप कहीं से भी लाइव आप क्रिकेट मैच भी देखते हो तो वो भी 4 to 5 सेकंड्स के लैग में आता है। वहाँ बंदा पहले आउट होता है, यहाँ बाद में पता चलता है। तो फिर ये तो हमारा एक ऐप है डेफिनेटली।
इतना लैग नहीं है, मेरे ख्याल से 6 to 7 सेकंड्स का लैग है, वो भी पता नहीं चल रहा। टेलीग्राम ग्रुप प्लीज, टेलीग्राम ग्रुप पे देखो नीचे सब चीज़ें चल रही हैं, नीचे वाली चीज़ों को ध्यान से पढ़ो। ऑडियो वॉल्यूम बढ़ाओ, अभी क्लियर है ऑडियो? क्या आवाज़ आ रही है मेरी, सभी लोग बताएं। क्या आवाज़ सुनाई पड़ रही है, सभी लोग बताएं। वीडियो क्वालिटी तो बेटर हुई है, सेटअप पूरा चेंज किया गया है, महंगा सेटअप लगाया गया है। क्या आवाज़ सुनाई पड़ रही है? क्या आवाज़ सुनाई पड़ रही है? यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज तो चैट भी काफ़ी स्मूथ लग रहा है, अभी लेट्स सी कैसा होता है। अगर यहाँ से कोई अनहोनी होती है तो प्लीज़ शांति बरकरार रखना, एकदम मेल पे मेल मत करना, लगातार मैसेज मत करना। मैं लगातार काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बैच बना के भाग गया कहीं। तो कई लोग कह रहे हैं कि फ्रॉड है, स्कैम है, सेम क्वेश्चंस कराते हैं यूट्यूब वाले, बहुत सी मतलब एक इल्ज़ाम है। अभी इतना टाइम भी नहीं है कि हर किसी को एड्रेस किया जाए, ना ही इतना टाइम है कि इन सब चीज़ों में, तो अपन को तो पढ़ाई करना है। और क्या क्वेश्चंस डिफरेंट है ये तुम जाके बाहर बताओगे यार, वो तो हमेशा बोलेंगे ना, मतलब वो एक हमेशा ही बोलेंगे कि कुछ डिफरेंट नहीं है यार, पैसा बर्बाद कर दिया तुमने, 1000 रुपये तुम कहाँ उड़ा देते हो तुम्हें खुद नहीं पता है। तो क्या डिफरेंस है ये तुम्हें जाके बताना है। अब कल का लेक्चर जिसने देखा उसको पता हो, कल नहीं सॉरी परसों का लेक्चर जिसने देखा उसको पता होगा कि जो लास्ट क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कराया वो कितना डिफरेंट था। तो इसीलिए है, ठीक है। अब जिनका वीडियो लैग कर रहा है वो उनकी खुद की इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है। बाकी मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि YouTube जैसा लाइव सेशन यहाँ क्रिएट होगा तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि YouTube के सर्वर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ऐप का लाइव सेशन है, थोड़ा सा हमेशा शायद तुमने पहले इसके कभी किसी ऐप में ऐसा लाइव सेशन अटेंड नहीं किया हो, इसलिए तुमको इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं हो, या जहाँ अटेंड किया हो वहाँ शायद 500 600 800 बच्चे का क्राउड सिर्फ रहा हो, तो तुम्हें लगा हो कि ठीक है, नो लैगिंग, थैंक यू सो मच। सेल फुल स्क्रीन का इशू आपको ऐप के फीड सेक्शन में जाके ब्लॉग्स में मिलेगा, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये लेक्चर, ऐप के फीड सेक्शन में जाके ब्लॉग्स में फुल स्क्रीन इशू का सोल्यूशन दिया है। बाकी देखो नीचे लाइंस चल रही हैं लगातार लेक्चर के दौरान, उसको पढ़ते पढ़ते आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स है, जितनी प्रॉब्लम्स हो सकी हमने आज टाइप कर दी। इस वीडियो की क्वालिटी चेंज होने का ऑप्शन, हाँ इस वीडियो की क्वालिटी चेंज होने का ऑप्शन यहाँ से 2-3 घंटे बाद ही आ पाएगा बच्चों, तुरंत नहीं आ पाता है। रियल टाइम में जो बच्चा चाहता है कि अभी डेटा भी बच जाए, लाइव भी देख लें, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आपको लाइव देखना है तो आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं बस लेक्चर देखना है तो आप अभी मत देखा करो, आप वीडियो देखना स्टार्ट करो कल के दिन या आज रात को आओ 11-12 बजे, तब ना वहाँ पे क्वालिटी चेंज का ऑप्शन तुरंत नहीं देता हमें हमारा सर्वर। ये चीज़ इस टाइम जिस क्वालिटी में हम स्ट्रीम करेंगे उसी क्वालिटी में आप में पहुँचेंगे। हाँ, यहाँ से 2-3 घंटे बाद क्वालिटी चेंज आ जाएगा, ठीक है। वीडियो इज नॉट लैगिंग, थैंक यू। तो सभी लोग तैयार हैं, शुरू किया जाए। टेस्ट सीरीज के लिए भी मैं आप लोगों को काम डाउन कर लूँ कि टेस्ट सीरीज पूरी हम फिर से, अभी आप देख रहे हो कि मेरा सारा फोकस इस पे हो गया था। सो टेस्ट सीरीज में हम लोग फिर से वर्क कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज बहुत जल्द पूरी कंप्लीट आ जाएगी, ठीक है। ये बात आप किसी को मत बताना अपने पास ही रखो। आप काफ़ी लॉयल मेरे स्टूडेंट्स हो, दोस्त हो, फैन हो, छोटे भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, जो भी हो, तो आप काफ़ी लॉयल हो कि आप यहाँ तक इतने दिन तक जुड़े रहे, सपोर्ट बनाए रखे। और मैं एकदम नहीं कह रहा कि आज सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक नया, आप देखो मैं भी छोटा ही हूँ यार, अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन हूँ या कुछ हूँ या फाउंडर हूँ किसी बड़ी चीज़ का, तो मैं भी चीज़ें सीख रहा हूँ। तो अगर हमको पता होता कि ऐसे इश्यूज है, डेफिनेटली हम बैच भी स्टार्ट नहीं करते, बट हम उसको संभालने के लिए लगातार रिकॉर्डेड लेक्चर्स 1 आवर 40 मिनट्स, 1 आवर 50 मिनट्स। अब जो बोलेगी इसमें क्या एक्स्ट्रा नहीं है तो जाके उनको बताओ, दिखाओ कैसा है। अब कई लोग कह रहे हैं इसके जैसा करो, उसके जैसा करो, यार वो कंपनी 4,500 करोड़ 5,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो अपना तो कहीं ये सब है ही नहीं हिसाब, तो हम उनके जैसे नहीं बन सकते। हाँ, हो सकता हो हम अपने ही एक एरिया में उससे बेटर बने। और तुम लोग नहीं जानते हो मैं कितनी चीज़ें तुम लोग के लिए अच्छी प्लानिंग कर रहा हूँ। ये बात जो मैं अभी बोल रहा हूँ सबको बताना, तुम्हें नहीं पता है मैं क्या क्या चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। मैं 999 में क्या क्या देने वाला हूँ तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। मैंने जितना प्रॉमिस किया था उससे कहीं ज़्यादा जाएंगे। बस ये लाइफ का इशू, शुरू किया जाए भाई, बहुत बातें हो गई, स्टार्ट करें। 5-6 मिनट हो गया, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। शुरू करें? यस सर, शुरू करें। अरे शुरू करें भाई, हाँ या ना, शुरू करें कि नहीं यार, मजा आ गया। शुरू करें? यस और नो। देखो ये सब फालतू कमेंट नहीं, यस और नो, यस और नो ना करें। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 12। तो शुरू वैसे ही करते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और आज है उसका लेक्चर नंबर 12। और आज हम करने जा रहे हैं सोल्यूशन टू डीपीपी 4 एंड डीपीपी 5। और जैसा कि मैं बोलता हूं कि डीपीपी का एक एक क्वेश्चन लेना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो डीपीपी के जो अच्छे सवाल होंगे उसको लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस में हम बता देंगे कि ये फॉर्मूला है, वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह में हम नहीं घुसेंगे, जहां जरूरत होगी वहां बता देंगे, वरना बोल देंगे कि भाई ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसको आप खुद से
कर लो, ठीक है, फालतू कमेंट्स मत करो, मैं लगातार बोल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं डीपीपी नंबर 4 से। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज आवर थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा ऐप, फिजिक्स वाला। थोड़ा सही हुआ है, अभी बंद ना हो जाए, बोलोगे सर नॉट सो ब्यूटीफुल। शुरू करते हैं, चलो। तो सोल्यूशन ऑफ डीपीपी 4 एंड 5। डीपीपी 4 से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ने लगाई है डीपीपी? लगा के आए हो तो बहुत मजा आएगा। नोटिफिकेशन रोज रोज नहीं जाएगा, क्लास का टाइम खुद आके देखना है, सब कुछ हम थोड़ी ना करेंगे। नोटिफिकेशन रोज रोज नहीं जाएगा किसी पे भी। तो शुरू करते हैं। पॉइंट चार्ज 50, चलो आ जाओ आप क्लास पे, नजर ना लगे। चलो, हाउस द जोश, हाई, वेरी हाई। A point charge 50 microcoulomb is located in the xy plane at the point of position vector ये. What is the electric field at the position vector r? शुरू किया जाए, जितने भी चीजें लीक हो रही है सब बंद हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्वालिटी, इस वीडियो को क्वालिटी को चेंज करने का ऑप्शन इस लेक्चर के 1-2 घंटे बाद आएगा, ठीक है। लाइव लेक्चर्स की वीडियो क्वालिटी चेंज नहीं होगी, वीडियो क्वालिटी चेंज होने का ऑप्शन 1-2 घंटे बाद आएगा। नीचे देखो सब चल रही चीजें, नीचे वाली चीजें पढ़ो। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक पॉइंट चार्ज है Q is equals to 50 माइक्रोकूलम is located in the xy plane at the point जिसका पोजीशन वेक्टर है 2i + 3j। आ जाओ पढ़ाई करते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट द पॉइंट, एक पॉइंट पे निकालनी है जिसका पोजीशन वेक्टर है 8i - 5j। आई होप ये क्वेश्चन सबने किया होगा खुद से एक बार, कई लोग का हो भी गया होगा। 8i - 5j कैप, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है एट पॉइंट, वेरी गुड, एकदम सही है, यहां पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या वेक्टर फॉर्मूला लगाएं? नहीं यार, वेक्टर की जरूरत क्या है? देखो आंसर देखो सब स्केलर्स में। तो कई लोग सोच रहे थे यहाँ पे k³ / r कैप, नहीं, कुछ नहीं करना है। यहां सिंपल आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो आंसर देखो मैग्नीट्यूड में है। सो यू हैव टू जस्ट राइट E = kq/mod r का स्क्वायर। आर क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सभी क्वेश्चंस आएंगे, अभी कमेंट मत करो, सब जितने भी क्वेश्चंस तुमको थोड़े भी टफ लगे होंगे ना, वो यहां पे मिल जाएंगे। यूनिट रॉन्ग नहीं है, यूनिट एकदम सही है। वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब तुम पढ़ लोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब तुम्हें ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो हमको ये लेंथ चाहिए r। तो बच्चों ये वेक्टर r कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा r - r0, है ना। ये जो हमें लेंथ चाहिए, इस वेक्टर को चलो बोल देते हैं r1। ये वेक्टर r1 कितना हो जाएगा? ये माइनस ये। तो बच्चों ये कितना हो गया? 8i - 2i कितना हो गया? 6i। 5-5j - 3j कितना हो गया? -8j। तो क्या हमें वेक्टर r1 की जरूरत है यहाँ पे? नहीं, उसके मॉड की जरूरत है। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बिल्कुल। सो r1 का मॉड इज इक्वल्स टू √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। पहले वेक्टर निकाल लो, ये माइनस ये 8i - 2i 6i, 5j - 3j -8j। फिर इसका मॉड निकाल लेंगे। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, सभी को पता है। 6² 36, 8² 64 और √ में 10। तो हमको r की वैल्यू भी मिल गई, खत्म बात। k की वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁻9, q की वैल्यू रख देंगे 50 माइक्रोकूलम, 50 × 10⁻6 अपॉन मॉड r1 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। 9 5 = 45 और 0 450 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 -6 और नीचे से ये भी आ जाएगा -2। सो दिस विल बी 450 × 10⁻, देखो 9 - 6 और ये -2, ये कितना हो गया? 8। 9 - 8 1। तो कितना आ जाएगा? सभी लोग ने कर भी लिया है, 4500 वोल्ट पर मीटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोर्स देखो, ये सब क्वेश्चंस मत पूछो इररिलेवेंट। कोर्स कब कंप्लीट होगा, ऐसा है वैसा है। कोर्स कंप्लीट होगा जब लिखा है जैन एंड में, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है। चले आगे बढ़े, प्रोसीड करें आगे। डीपीपी 4 का सारे क्वेश्चन आएंगे, एकदम परेशान मत हो। जितने भी अच्छे सवाल हैं डीपीपीज में सब यहां डिस्कस होंगे। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डीपीपी 4 का क्वेश्चन नंबर 3। अ पॉइंट चार्ज Q is placed at origin. Let EA, EB and EC be the electric field at 3 points A, B, C due to charge Q. Then ये पता लगाना है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, और क्या पता लगाना है कि इक्वल है कि नहीं। इररिलेवेंट कमेंट करने से कोई फायदा नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। आप जब तक रेलिवेंट बातें नहीं करोगे क्वेश्चन की तब तक मैं ध्यान नहीं दूंगा। तो 3 पॉइंट है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है। पॉइंट के हमें पोजीशन वेक्टर एक तरह से दे रखे हैं, देखो ध्यान से 1 2 3। तो बच्चों इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? I + 2j + 3k कैप। B का क्या दिया है? 1 1 -1। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? I + j - k कैप। फिर C के बारे में क्या दे रखा है? 2 2 2।
तो बच्चों इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा 2i + 2j + 2k। एक और काम करते हैं, सबका मॉड निकाल लेते हैं। साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, जरा मुझे सुनने दो, लेट मी टेस्ट। एक और काम करते हैं, बहुत क्लियर है, साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, जरा मुझे सुनने दो, बहुत क्लियर है। सी नहीं सर, जकास एकदम बढ़िया है ना। अब जिसके इश्यूज हैं उनके खुद के इंटरनेट कनेक्शन या आपके फोन सेट बहुत पुराने हैं, और बिल्कुल परेशान नहीं हो, जिनके ये सब इश्यूज हैं उनके लिए हमारी वेबसाइट आ रही है बहुत जल्दी। सो वेबसाइट में भी आप देख सकते हो, अपने लैपटॉप में भी देख सकते हो, डेस्कटॉप पे भी देख सकते हो, और अपने मोबाइल पे भी क्रोम ब्राउजर में जाके देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका हम थोड़ी देर के लिए मॉड भी निकाल लेते हैं। सो मॉड ऑफ आर ए कितना होगा बच्चों, √a² + a² + a²। ये कितना है 1² + 2² + 3²। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 4 9 13 1 14। तो ये हो गया √14। इसी तरह से इसका भी मॉड निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ आर भी √1² + 1² + देखो 1 1 1 इसका स्क्वायर कितना हो गया √3। इस तरह से मॉड ऑफ आर सी निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है √ इसका स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर, कितना हो गया 4 4 8 4 12। इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास रख ली। अब चेक करते हैं, पहला पॉइंट पूछ रहा है क्या EA वेक्टर EB वेक्टर के परपेंडिकुलर है। पहली चीज ये। तो बच्चों कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो कैसे पता चलेगा, अगर EA वेक्टर डॉट EB वेक्टर 0 आए। आज थोड़ी एनर्जी कम है, थोड़ा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा स्लो रहेगा आज, क्योंकि पहली लाइव क्लास है, मेरे ऊपर भी प्रेशर है, थोड़ा माफ करना। अभी कुछ दिन में मैं आ जाऊंगा अपने फॉर्म में, ठीक है। थोड़ा सा आज लग भी रहा है, चलेगा कि नहीं, थोड़ा सा हमको भी डर है। EA डॉट EB = 0। अगर बच्चों ये चीज ट्रू हो जाती है तो दो वेक्टर्स क्या होंगे परपेंडिकुलर। वीडियो आप डाउनलोड देखो, नीचे सब दिया है चीजें। चलो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। अब बच्चों एक बात बताओ, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखनी होगी। वेक्टर फॉर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, KQ/R³ × वेक्टर R। ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। ये वेक्टर वीडियो क्वालिटी आपका नेट लो है, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ मेरे ही मोबाइल में कैसी अच्छी वीडियो क्वालिटी आ रही है। मैंने भी फिजिक्स वाला ऐप खोल रखा है। वीडियो क्वालिटी आपका नेट लो है, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ मेरे ही मोबाइल में, शायद फोकस की इस वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ देखो, ठीक है, वो मैं पास से दिखा रहा था इसलिए ब्लर हो रहा था। यहाँ से बहुत ही क्लियर वीडियो क्वालिटी आ रहा है, ठीक है। तो वापस चलते हैं, तो हम लोग इस पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है ड्यू टू ए, कितनी हो जाएगी KQ/mod RA का क्यूब इंटू RA वेक्टर, यही हो जाएगा। Q की वैल्यू दी है, नहीं दी है, तो KQ/mod RA कितना है, यानी √14 का क्यूब इंटू RA वेक्टर। RA वेक्टर कितना है I + 2j + 3k। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट B निकाल सकते हैं, KQ/RB वेक्टर का क्यूब, सॉरी mod RB का क्यूब इंटू RB वेक्टर। तो KQ/mod RB कितना है √3, तो √3 का क्यूब इंटू RB वेक्टर I + j - k लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C भी निकाल लेते हैं, KQ/RC वेक्टर का, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कई लोग को पता होगा, अननेसेसरी, एकदम सही बात है। RC वेक्टर, तो KQ/mod RC कितना है √12 का क्यूब इंटू RC वेक्टर 2i + 2j + 2k। खैर सवाल ये है, मैं चेक करना है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, और कैसे पता चलेगा, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो डॉट प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं इनका 0 है कि नहीं। बच्चों डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, देखो ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो छोड़ो, देखो ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये तो छोड़ो। अब क्या करना है, नहीं समझ में आया, देखो समझ में कैसे आएगा जब पूरा देखोगे तब, ठीक है। मैं बता रहा हूं ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या है 1 2 3, तो I + 2j + 3k। बी पॉइंट क्या है 1 1 -1, तो पोजीशन वेक्टर क्या बन गया I + j - k। सी पॉइंट कितना है 2 2 2, पोजीशन वेक्टर 2i 2j 2k। भाई ये I होता है, j ये k। फिर मैंने कहा सब वेक्टर लिख लिया, सबका मॉड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर √ इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर √ ऐसे करके मॉड निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि हमें चेक करना है कि डॉट ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो बच्चों परपेंडिकुलर पता करने का तरीका होता है EA.EB = 0 चेक कर लो। अगर 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, यानी वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमने क्या किया, एक्सप्रेशन लिखा KQ/mod R का क्यूब इंटू R वेक्टर। स्केलर फॉर्म में क्या होता था KQ/R²। देखो यार ये तुमको तभी समझ में आएगा लेक्चर जब तुम पुराने लेक्चर्स देख के आओगे।
अगर तुम पुराने लेक्चर्स देख के नहीं आओगे तो ये तो एकदम, आज तो हम डीपीपी सोल्यूशन कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर तुमने क्वेश्चंस पढ़ा ही नहीं है, सीधा आ गए आज के लेक्चर में, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो के क्यू, हाँ, बटे मॉड आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली तीनों की। अब चेक करना है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो डॉट कर लेंगे। तो ई ए डॉट ई बी कैसे करोगे भाई, इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो करके देख लेते हैं। आओ, ई ए डॉट ई बी। अब देखो यार, वैल्यू वैल्यू तो तुम मल्टीप्लाई कर ही लेना, पर आई वाला आई से करोगे क्या मिलेगा, 1, 1 इंटू 1, जे वाला जे से 2 इंटू 1 प्लस 2, के वाला के से 3 इंटू -1 -3। ये कितना हो गया, 1 2 3 -3 कितना आ गया, 0 आ गया। क्या ये चीज दिखाई पड़ रही है सभी को, 0 आ गया। यानी ई, अब कहोगे सर ये क्यों नहीं लिखा रहे यार, ये तो मल्टीप्लाई होने दो, हमको देखना है 0 है कि नहीं। तो आई वाले को आई से मल्टीप्लाई, जे वाले को जे से, के वाले के से। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -1 -3 और डॉट प्रोडक्ट इज 0। क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर है बच्चों। ये सब तुमको तभी समझ में आएगा जब तुम पुराने लेक्चर्स देख के आओगे, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं, सोल्यूशन करा रहे हैं। आगे बढ़ें, नोट करना हो नोट कर लें, आगे बढ़ें। जितनी भी प्रॉब्लम है आपको नीचे स्लाइड होती हुई दिख रही हैं। हाँ चलो नेक्स्ट, ये कितने लोग का हो गया, ये एसएचएम का सवाल था, कितने लोग का ये हुआ ये बताओ, इधर उधर की बातें नहीं, कितने लोग का ये सवाल हुआ ये बताओ। जिसका नहीं चल रहा रिकॉर्डेड देख लेना, अभी से 2 घंटे बाद बढ़िया रिकॉर्डेड क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा। कितने लोग का ये हो गया ये बताओ, ये हुआ है, कैसे कैसे कैसे, मेरा यस सर हो गया। क्या करना है इसमें, बोला है पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विच वेरीज विद टाइम एस ना। मान लो कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है बच्चों, साइनसोइडल इलेक्ट्रिक फील्ड है। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पार्टिकल को रखोगे तो पार्टिकल भी क्या करेगा, SHM करेगा, ऐसे जुम 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 SHM करेगा। तो हमें उस SHM का एम्पलीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे, मतलब ये पूछ रहा है कि चार्ज अपनी पोजीशन से कितना ऊपर और कितना नीचे जाएगा, हमको एम्पलीट्यूड चाहिए इसका। तो बहुत ही आसान है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास 11th में SHM पढ़ रखा है तो सबने हिला डाला होगा, नहीं पढ़ा है तो हिल गए होगे खुद ही। क्या करो, सबसे पहले इस चार्ज पे फोर्स निकालते हैं। तो बच्चों फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, बोलो 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 बोलो, Q इंटू ई, यही होता है Q इंटू ई। तो हम लोग करते हैं, तो Q ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इस पे लगने वाली फोर्स हो गई। अब बच्चों हम पूछें एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, यानी Q ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई m। यहां पे करके छोड़ दो। अब थोड़ा बहुत SHM का हेल्प भी लेना है, हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड के लिए थोड़ा बहुत SHM भी आना चाहिए। तो SHM के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ये लिखेंगे। अभी जिनकी क्वालिटी में इशू हो रहा है मैं बता रहा हूं, आपके सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का इशू है ये, और कोई इशू नहीं है। मेरी खुद की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया चल रही है, मेरे खुद की लेक्चर की क्वालिटी देखो, यहां से दिख रहा है क्या, जूम करके देखोगे तो मैं देखिए मेरी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी स्ट्रीम हो रही है। सो अब आपसे यहां से जिसका भी दिक्कत हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ योर इंटरनेट। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा ये करना होगा कि लाइव चैट को थोड़ा सा देर छोड़ दो और उसके बाद 2-3 घंटे बाद आओ, वीडियो का बढ़िया एकदम क्वालिटी चेंज का ऑप्शन, डाउनलोडिंग का ऑप्शन सब मिल जाएगा। अपने आप को अपडेट करो प्ले स्टोर पे, वीडियो क्वालिटी चेंज हो जाएगी। अपडेट के लिए तुम क्लासरूम कंटेंट में चले जाना, वहां अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जूम क्या फुल स्क्रीन में, अब जूम क्या करोगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो वापस आते हैं, थोड़ा SHM से कंपेयर करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। बच्चों ये SHM की इक्वेशन होती है जनरल। अगर मैं यहां से पूछूं वेलोसिटी कितनी है तो क्या लिखोगे, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करोगे, a तो भाई कांस्टेंट है बाहर, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और शायद एक ओमेगा भी बाहर आ जाता है, पता होगा कि अगर हमारे पास साइन ओमेगा टी लिखा है तो उसका डिफरेंस कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा वहां से निकल के बाहर आ जाएगा। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन निकालें तो वो हो जाएगा dv बटे dt। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv। अच्छा, टेलीग्राम का जो लोग लिंक मांग रहे हैं मैं दे दूंगा आपको बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। dv बाई dt, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अब बच्चों ये तो कांस्टेंट हो गया, बाहर रहेगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी,
ठीक है, कॉस के माइनस साइन, और ओमेगा फिर से बाहर जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। जब भी साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करो, कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करो, तो एक ओमेगा भी हमेशा बाहर आता है। तो यहां साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर, कॉस का माइनस साइन, ओमेगा बाहर। अब जरा ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये भी है, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ये भी है। यहां माइनस क्यों आया है बच्चों? क्योंकि फोर्स रीस्टोरिंग होती है, एसएचएम में फोर्स रीस्टोरिंग होती है। तो ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन क्या होंगे? सेम होंगे। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वही इसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा बच्चों। ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। ये एसएचएम की इक्वेशन है, थोड़ा सा क्लास 11 से लाएं इसको हम। यहाँ पे ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्लास 11 का एसएचएम देखना पड़ेगा अगर बहुत डिटेल में जानना है, अदरवाइज ए साइन ओमेगा टी तो सबने सुन रखा था, इतना कोई गधा नहीं है। अब इसको और इसको आप इक्वेट कर दो, इन दोनों एक्सप्रेशन को आप इक्वेट कर दो, वहां से क्यू ई नॉट बटे एम इंटू साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। इनके एम्पलीट्यूड को इक्वेट किया है तो माइनस प्लस का टेंशन मत लेना। यहाँ पे साइन ओमेगा टी कैंसिल, क्यू ई नॉट बटे एम इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए। यहां से ए की वैल्यू हो गई क्यू ई नॉट बटे एम इंटू ए, सॉरी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही होगी। बोलो, क्यू ई नॉट बटे एम ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कोई यहाँ पे ऑप्शन है? ये रहा। थोड़ा सा जो एनर्जी कम है वो आज के लेक्चर में है, क्योंकि थोड़ी तो नर्वसनेस हमारे अंदर भी है, तो बहुत जल्द सही हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्लियर है? इसकी बात करो भाई, इधर उधर की बातें कर रहे हो। क्यू ई नॉट बटे एम ओमेगा स्क्वायर, अच्छा दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, क्यू ई नॉट स्क्वायर है, क्यू नॉट बटे एम, ठीक है दोनों सही है, यहाँ पे दो करेक्ट हो गए हैं, तो इसको भी कर सकते हो, इसको क्यू नॉट बटे एम ओमेगा स्क्वायर। चले आगे बढ़े, इस पे बात करोगे तभी मजा आएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई छूट तो नहीं गया? नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी का फंसा होगा, ये तो फंसा होगा, मजा आया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में मजा आया है सबको? हाँ, डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही, डिफरेंशिएशन करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में मजा आया है? किया है? हाँ, छापने का टाइम दो, अच्छा नोट कर लो पॉज करके, पॉज नहीं हो सकता, लाइव सेशन है। छापने के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो, इसका जो नोट्स है वो भी इस लेक्चर के नीचे आपको मिल जाएगा। ये जितनी भी चीजें हम पढ़ाते हैं सब आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाती है। जिनके भी नोट्स डाउनलोडिंग के इशू हैं वो hopesalive406 पे मेल कर लो, hopesalive406@gmail.com। अभी के टेम्परेरी सोल्यूशन वही है, बाकी आप देख रहे हो आप में रोज इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा ना, अभी होगा, अभी शॉर्टकट भी मिलेगा, मजा आ जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड L। तुम ना चैट छोड़ के पढ़ाई करो, उसको अब छोड़ दो, चैट को छोड़ दो, हाथ हटा लो, हाथ हटा के पढ़ाई करो, तभी तो छाप पाओगे। यहां लिखोगे छापोगे सब साथ में थोड़ी ना होगा। 4 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड L। Z axis is perpendicular to the plane of a square. The point Z is equals to 0 is the point where the diagonals of the square intersect each other. The plot of electric field due to the 4 charges as one moves on the Z axis। देखो बेटा ये सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास मान लो 4 चार्जेस हैं एक स्क्वायर के 4 एंड पे, Q Q Q Q, ठीक है 4 चार्जेस हैं। अब बोल रहा है जो Z एक्सिस है वो स्क्वायर के एकदम बीच से जा रही है, जो Z एक्सिस है वो स्क्वायर के एकदम सेंटर से होके ऊपर जा रही है, ठीक है ऐसे। अब बोल रहा है Z एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आप ग्राफ बनाओ, तो कुछ ऐसा बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस Z एक्सिस, या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा। सभी ग्राफ में एक बात आपको एकदम कॉमन दिख रही होगी, और वो ये दिख रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे मैक्सिमम हुई है। कहां पे मैक्सिमम हुई है? इसमें √2L पे, इस पे L/√2 पे, इस पे L पे L/2। तो एक्चुअल में हमें ये पता लग, देखो ग्राफ तो सब सेम है, ग्राफ थोड़ी ना बनाएंगे बैठ के अपन एक्सप्रेशन बनाए, ग्राफ जरूरत ही नहीं है, ग्राफ तो बना के दे रहा है। बस हम ये पता लगा लें कि Z एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मैक्सिमम है। ये सवाल एक्चुअल में ग्राफ का ही नहीं, ये सवाल तो एक्चुअल में ये पूछ रहे हैं हमसे कि Z एक्सिस पे कहां पे E मैक्स है ऑन Z एक्सिस। एक्चुअल में तो सवाल ये है, बस खत्म। इनमें से एक जगह मैक्सिमम होगा, या तो √2L या L/√2 या L या L/2 पे, हमें ये पता लगाना है।
है ना, ये बोल रहा है √2 L पे मैक्सिमम, ये बोल रहा है L बटे √2 पे मैक्सिमम, ये बोल रहा है L/2 पे मैक्सिमम, और ये बोल रहा है L पे। ये पता लगाना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएशन अगर नहीं हो रहा है ना, तो बिना डिफरेंशिएशन के भी ये सवाल हो सकता है। मैं तुमको बता रहा हूं, बिना डिफरेंशिएशन के भी ये सवाल हो सकता है। आ जाओ, तो यहाँ पे +q, यहाँ पे +q, यहाँ पे +q, यहाँ पे +q, ये चुटकियों में होगा बिना डिफरेंशिएशन के। अब देखो क्या करेंगे, यहां से हमने इसके सेंटर से, यहीं से z एक्सिस बोली है इन्होंने, यही तो बोला है कि 4 चार्जेस हैं और z एक्सिस एकदम सेंटर से है, जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे, ये सेंटर से। अब मान लेते हैं सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर जाके, एक तो z एक्सिस है, x डिस्टेंस ऊपर जाके कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, हम मान लेते हैं, एक तो ये गई z एक्सिस ऊपर, हम मान लेते हैं यहां से x डिस्टेंस ऊपर जाके यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो +q की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताओ ऐसे बनेगा, ऐसे जाता हुआ। अच्छा बच्चों, ये x है, ये कितना डिस्टेंस है, क्या ये हाफ ऑफ डायगोनल है? देखो ये डायगोनल और जहां डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहीं से z एक्सिस बोला रखा है मैं, तो क्या ये हाफ ऑफ डायगोनल है? तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, स्क्वायर का डायगोनल सभी को पता है कितना होता है, साइड कितनी है L साइड बोल रखी है, तो डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का, L√2 होता है। तो हाफ ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, /2। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L√2 /2। बच्चों ये कितना हो जाएगा, L/√2 है, नीचे वाले 2 को √2 लिख लेंगे, एक √2 कैंसिल, L/√2, यानी ये जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट L/√2। क्लियर है, ये जो डिस्टेंस है, अगर डायगोनल A√2, हाँ वही A/√2, एकदम सही, A/√2, एकदम वेरी गुड, A/√2, L/√2 हो गया, ये डिस्टेंस x। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये डिस्टेंस r है, q की वजह से बच्चों यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, r डिस्टेंस दूर पे, सभी लोग बोलो E = KQ/r², यही होगा। यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, r डिस्टेंस पे KQ/r²। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है और यहां पे भी एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। बोलो समझ में आया? हमने माना ये एंगल थीटा, तो यहां से अगर हम एक लाइन खींचें तो ये एंगल भी थीटा होगा। ध्यान से देखो, ये सेम लाइन है। हाँ, अभी डिफरेंशिएशन के बिना कर दूंगा मैं, ये बिना डिफरेंशिएशन के होगा, ये हिला देंगे बिना डिफरेंशिएशन के। अभी देखना कैसे झकास से करेंगे, डिफरेंशिएशन से बताएंगे, बिना डिफरेंशिएशन नहीं बताएंगे। हाँ, तो यहां पे देखो ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा भाई, यही तो लाइन बन रही है, ये एंगल थीटा। ये देखो यही लाइन मैंने इसके पैरेलल लाइन ये खींची और ये लाइन तो सीधी जा रही है अपनी, ये थीटा। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक होगा इसके अलोंग E cos थीटा, एक होगा परपेंडिकुलर में E sin थीटा। ये हो गया E sin थीटा और ये हो गया E cos थीटा। अब एक बात सुनो, इनमें से कौन सा कैंसिल होगा? मेरे ख्याल से इस +q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसके डायगोनली अपोजिट E, उसका E cos थीटा इसके E cos थीटा को कैंसिल कर देगा। इसको ऐसे देखो, Q Q Q Q और ये Z एक्सिस, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऊपर ही तो जाएगी। इसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट और इसकी वजह से जो ये कंपोनेंट, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जैसे मान लो ये और ये दो चार्जेस हैं, है ना, डायगोनली अपोजिट, ये तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, और दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यानी E cos थीटा इस वाले का, ये वाला उसका E cos थीटा कैंसिल कर देगा। हाँ, पर E sin थीटा ऐड अप। थीटा देखो ध्यान से क्या लिया, ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये ऐसे बना के ये एंगल भी थीटा। तो मैं यही कह रहा हूं कि मान लो चार्ज, आपने आप खुद से दिमाग लगाओ, cos थीटा कैंसिल, सारे cos थीटा, एक Q Q Q Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q की वजह से Q, A ऐसे, तो cos थीटा E cos थीटा कैंसिल और sin थीटा ऐड। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगी कि नहीं, चारों की वजह से, तो हम ऊपर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखेंगे। तो हर एक का कौन, इसका भी E cos थीटा इसके E cos थीटा से कैंसिल, इसका E cos थीटा इसके E cos थीटा से। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किसकी वजह से होगी, ड्यू टू E sin थीटा ऑफ दिस, यानी 4 टाइम्स ऑफ E sin थीटा।
ई की वैल्यू अपन को पता है, अपन साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब x बटे आर, यहां पे पुट करते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4kq बटे आर स्क्वायर एंड व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x बटे आर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4kqx अपॉन आर क्यूब। क्या ये देखा हुआ एक्सप्रेशन लग रहा है? अरे बोलो भाई, क्या ये देखा हुआ एक्सप्रेशन लग रहा है? अरे किसी के व्हाइट स्क्रीन से आंखों में दर्द हो रहा है तो भाई तुम व्हाइट स्क्रीन कम कर लो, ब्राइटनेस कम कर लो, आंखों का दर्द क्यों झेल रहे हो? 4kqx बटे आर क्यूब, क्या ये देखा हुआ लग रहा है? हाँ ना बोलो, क्या ये एक्सप्रेशन कहीं देखा हुआ है? कहां देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग में देखा था। kqx बटे, देखो इसको आगे लिखते हैं, यहां से मुझे आर की वैल्यू बता दो, बस आर की वैल्यू बताओ। आर क्या होगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एल बटे रूट 2 का स्क्वायर, यही तो होगा आर। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, अब ये भी नहीं आता तो क्या आता है भाई? पाई, हाँ रिंग वाला, अभी देखो वहीं से होगा। तो यहां से आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल बटे रूट 2 का स्क्वायर, बोलो एल स्क्वायर बाई 2। ये आर की वैल्यू मिल गई। इसको उठा के वहां रखेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, पॉज करके जिसको नोट करना हो नोट कर लो, पॉज करके मतलब जल्दी से इसको नोट करना हो नोट। इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम चैट में समय खराब करोगे और पढ़ने वाला बच्चा पढ़ के चला जाएगा, फिर तुमको रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखना है लास्ट में। तुम कर रहे हो अरे यहां तुम्हारी नहीं मिलेगी मोनिका, कोनिका, सोनिका, यहां नहीं है वो जिसको ढूंढ रहे हो। हाँ एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, वही मजा आने वाला है। तो आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 वहां पे पुट करने जा रहे हैं। ये एक्सप्रेशन सबने देख लिया, ध्यान से आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसमें मैं आर की ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, ध्यान से। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है अपने पास 4kqx अपॉन, देखो फिर से आर क्यूब, आर की वैल्यू ये मैं वहां रखने जा रहा हूं, तो आर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 का, भाई ये क्या था? अंडर रूट है ना, अंडर रूट है, अंडर रूट का होल क्यूब, ऐसे ही लिखा है ये आर की वैल्यू, और वहां आर का क्यूब, तो मैंने ये कर दिया। यहां हाय आदित्य, हाय रानी, हाय राजा चल रहा है। अरे भगवान, बच्चों के हाथ में एक सबसे खतरनाक चीज जो मिली है वो है इंटरनेट और मोबाइल, खिलौना। हाँ देखो, अंडर रूट और क्यूब बच्चों ध्यान से, आर क्या है? अंडर रूट, और वहां पे क्यूब आर का। अंडर रूट को हम पावर हाफ लिख सकते हैं, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 पावर हाफ, और ये हो गया 3/2। बोलो सही है? बोलो सही है? 4kqx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2। अब हमें एक्चुअल में क्या निकालना है? हमें निकालना है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां है, एक्स की कौन सी वैल्यू। तो इसका एक तरीका तो सबको पता है, डिफरेंस, भाई यही तो निकालना था इस सवाल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मैक्सिमम है। √2l पे, l बाई √2 पे, l पे, l/2, कितनी हाइट पे जाके मैक्सिमम, ये पता चल जाए ग्राफ से, क्लियर हो जाएगा। अब एक तरीका तो इसका बच्चों क्लियर ये है, dE बराबर dx इज इक्वल्स टू 0 कर दो। आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर लो, आपको पता चल जाएगा। अच्छा इसमें एक चीज और सुनो, इसमें इसको मत डिफरेंशिएट करना, ये तो कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ इतने क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करो, पता चल जाएगा। तो एक तो जल्दी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बताओ ये क्या है? u बटे v का फॉर्म है, तो नीचे क्या होता है v का, अभी बता रहा हूं बिना डिफरेंशिएशन के भी, u बटे v का, तो नीचे v का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 का 3/2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करोगे 2 हट जाएगा, बचेगा क्या? क्यूब बचेगा। क्लियर है? अब फिर ऊपर क्या करते हैं, u, अच्छा यहां लिख देता हूं, uv का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है? v स्क्वायर v du बटे dx माइनस u dv बटे dx। तो मैंने नीचे इसका पहले स्क्वायर लिखा, अब v लिखूंगा पहले, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2, और इसको छोड़ दो यार, 4kq को छोड़ दो, इसमें देख लेते हैं, यही तो वेरिएबल्स हैं। x को डिफरेंशिएट किया 1 आया, माइनस माइनस, अब क्या करें? अब है u dv बाई dx, u कौन है भैया? ऊपर वाला है, यानी अब इसको लिखकर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चों जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पावर बाहर आ जाएगी, 3/2
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 और यहां पावर में -1 लग जाएगा 3/2 -1 तो पावर हाफ। बोलो इतना समझ में आया? थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। देखो ये सब तुम तभी कर पाओगे, ये सब चीजें आप तभी कर पाओगे। लोगो हटा दो, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, लोगो हट गया। हाँ ये सब आप तभी कर पाओगे जब आप पढ़ के आओगे। पहले से बिना पढ़े आप आओगे तो नहीं होगा। डीपीपीस के आप लेक्चर तभी आओ बच्चों जब आप पहले पढ़ाई कर चुके हो, या वीडियोस तभी देखो जब आप पहले क्वेश्चंस खुद से हल कर चुके हो, अदरवाइज मजा नहीं है। हाँ तो भाई u बटे v का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा u और ये हो गया v। हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2। तो ये हमारा बन गया u, ये बन गया v। तो पहले v का स्क्वायर लिखा, फिर v इंटू डी यू बटे डी एक्स, 1 हो गया भाई x का डिफरेंशिएशन, फिर u लिखा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 बाहर आएगा, ये पूरा टर्म लिखेंगे और पावर -1 हो जाएगी, 3/2 -1 हाफ, और पूरा किसके बराबर हो जाए? 0। ये उधर जाकर 0 हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, सॉरी की पावर 3/2 माइनस, अच्छा इसको और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेरी सॉरी, एक सेकेंड देना मुझे। हाँ मुझसे भी गलती हो सकती है, चिल्लाने लग गए। हाँ देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में बिना डिफरेंशिएशन के भी बताऊंगा, एक सेकंड रुक जाओ, पहले बेसिक मेथड से चलते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर बाहर आएगी, फिर ये पूरा टर्म लिखोगे, फिर पावर -1, फिर अंदर चल के इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ या ना? तुम लोग तो कुछ और ही बात कर रहे हो यहाँ पे, कोई ना। क्या अंदर हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ क्या अंदर जाके हमें फिर डिफरेंशिएट करने पड़ेगा इसको? तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों? 2x, और इसका कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, और इस पूरे को इक्वल टू 0 कर दिया। अब सही है, इसका भी डिफरेंशिएशन लिख दिया। पहले पावर बाहर ले गए, फिर इसकी पावर -1, फिर अंदर जाके डिफरेंशिएट किया 2x, चेन रूल। ये इधर आके 0 हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2 माइनस, यहां से 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या? -3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/2। बोलो ये चीज बचेगी? बोलो यस, बहुत बढ़िया, चेन रूल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चेन रूल, बहुत समझ में आया। यूवी मेथड, हाँ रिंग वाले तरह से तुरंत हो जाएगा, तुरंत रिंग वाले। अभी रुक जाओ, पहले ये समझ लो। मैंने बोला ये एक्सप्रेशन बना, यहां तक सबको क्लियर था। मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने कहा 4k को छोड़ दो भैया, वो कांस्टेंट है। जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यूवी मेथड लगाएंगे, ये v है ये u है। यूवी मेथड का डिफरेंशिएशन होता है नीचे v स्क्वायर, फिर v du बाई dx माइनस u dv बाई dx। v क्या है? ये, इसका स्क्वायर करोगे तो हाफ कट के पावर 3 हो जाएगी, फिर इसको रखोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 माइनस, फिर इसको रखोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे u dv बाई dx। इसको रखा और इसको डिफरेंशिएट किया, पावर 3/2 बाहर आई, फिर पावर में क्या होता है? x की पावर n का डिफरेंशिएशन nxn-1, तो nxn-1, 3/2 -1 कितना होगा? अरे यार 3/2 -1 कितना होगा? 1/2 होगा कि नहीं? 3/2 -1/2। फिर इसके अंदर जाकर डिफरेंशिएट किया 2x और इसका डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है ये, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x इक्वल टू 0 किया, ये उधर जाके 0 हो गया, फिर ये -3x स्क्वायर, 2 कट गया, -x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखो क्या कॉमन हो जा रहा है, यहां से x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर हाफ कॉमन हो जा रहा है। x स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाई 2 की पावर हाफ कॉमन, बचा क्या? यहां से क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 बाई, डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया, बायो में हूं। जितने लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया, एक तो पहले यूट्यूब पे जाके मेरा लेक्चर देखो डिफरेंशिएशन का, और घबराओ नहीं, बिना डिफरेंशिएशन के भी ये सवाल मैं कर दूंगा, अभी टेंशन नहीं लो भाई। सिंपल डिफरेंशिएशन था, यूवी मेथड। कितने लोगों को डिफरेंशिएशन समझ में आया? हाथ उठाओ पहले, कितने लोगों को डिफरेंशिएशन समझ में आया है? आ गया, रिपीट करो। ओके इट वॉज इजी, बायो में हूं, चमक गया, यस सर, नो आया, हमको आ गया, यस 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 आ गया। देखो बहुत सिंपल है बच्चों, ये u ये v, ठीक है, ये u ये v। मैंने कहा नीचे होता है v स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई? 3/2 है, स्क्वायर करोगे 2 हट जाएगा। फिर ऊपर क्या होता है? v du बाई dx, मतलब पहले नीचे वाला लो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, माइनस ऊपर वाला लो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो। तो पहले नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला लिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब क्या करेंगे? ऊपर वाला लेंगे x और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन 3/2 बाहर, फिर पावर -1, फिर अंदर जाके x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x
और इसका कुछ नहीं, ये चेन रूल होता है। अभी डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया तो अब यूट्यूब पे जाकर डिफरेंशिएशन का वीडियो देखना पड़ेगा। आ गया, ठीक है। फिर इक्वल टू 0 किया, ये उधर जाके 0 हो गया, फिर जो था वो लिख दिया। यहां से मैं बाहर ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर हाफ। अब जैसे ही मैं इतना बाहर लूंगा तो इसमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर 1 बचेगा। मल्टीप्लाई करके देख लो 3/2 आ रहा है कि नहीं। इसमें से आप एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 की पावर हाफ कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 माइनस यहां क्या बचा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, ये बच्चों 0 होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं, नोट कर लो। मैं आगे पहले सॉल्व कर दूं फिर नोट कर देते हैं। ये बच्चों 0 हो नहीं सकता और यही 0 होगा। कैसे, अच्छा स्पेस नहीं है, कैसे बता दे, कैसे बता रहे, ये 0 नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं 0 हो सकता बताओ, पॉसिबल क्यों नहीं। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 बच्चों ये क्या, इसको आप अंडर रूट, क्या इसको आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो। अंडर रूट में कोई चीज इक्वल टू 0 वो भी स्क्वायर कैसे हो सकती है, ये आपने पहले भी बताया एग्जाम में, एकदम सही बात, एकदम सही बात। ये कैसे हो सकता है 0, भाई ये तभी 0 हो सकता है जब x भी 0 हो और l भी 0 हो, और l 0 होते ही सवाल खत्म हो जाएगा। हाँ जी सर, ये बहुत बढ़िया, एक्स फाइनाइट, वेरी गुड। भाई ये तभी 0 हो सकता है जब x भी 0 l भी 0 और l 0 होते ही सवाल खत्म। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये होना नहीं है, हैं? ये हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं और वो हो जाए ऐसा होने नहीं देंगे। अंजलि, अंजलि तो नहीं आ जाएगी विद। हाँ, ये 0 नहीं हो सकता, मतलब ये 0 होगा, ये डेफिनेट है। इसको 0 करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, कहां किया जाए, कहां किया जाए, कहां जगह, कहां जगह, यहां आ जाओ, थोड़ी जगह बनाते हैं, फिर कच्चे में आ जाओ। इसको 0 करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा -3 स्क्वायर। भाई इस पूरे को 0 करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर छिछी प्लस एल स्क्वायर बाई 2 -3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2 -2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां से एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया बताओ, हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। हाँ, यहां तो कोई मतलब की बात ही मैं नहीं रहा, यहां से मैं नहीं रहा, मैं नहीं देख रहा चैट अप से, तुम लोग कुछ मतलब की बात ही नहीं कर रहे हो। हाँ, तो एल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर और यहां से 2 इधर गया, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। यहां से भाई साफ साफ दिख रहा है एल इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, प्लस माइनस होगा मैं मानता हूं भाई, वहां ऑप्शन में एल माइनस एल बाई 2 था क्या, नहीं था ना, तो टेंशन क्यों ले रहे हो। तो यहां से आप रूट हटाओगे, अरे स्क्वायर हटाओगे, दोनों तरफ रूट लगाओगे, एल इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू एल बाई 2 पे होगा मैक्सिमा। इन शॉर्ट अगर यहां पे मैं पूछूं x की वैल्यू क्या है तो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल्स टू एल बाई 2, यहां पे मैक्सिमम है। आप सही ऑप्शन आपके सामने है। मेरी हेल्थ अच्छी है, जब तक ये क्लासेस चलेंगी, जब तक तुम पढ़ाई करोगे और जब तक तुम बेवजह मुझ पर ब्लेम्स नहीं लगाओगे, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, और लगाओगे तब भी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, मैं जहां लाइव क्लास रुकेगा रिकॉर्डेड, देखो तुमने ध्यान से एक चीज देखी नहीं और मैंने भी बोली नहीं, अगर तुम ध्यान से लक्ष्य बैच का बैनर देखो तो उस पर लिखा है लाइव प्लस रिकॉर्डेड, पर मैं ये सब नहीं बोल रहा हूं, मेरे को काम करना था इसलिए, क्योंकि मुझे पता है लाइव क्लासेस के हमेशा इश्यूज रहते हैं, बड़े बड़े जाइंट्स में होते हैं। हाँ सर आज लाइव क्लास चल गया तो बोलने आ गए। अच्छा आ जाओ, x इज इक्वल्स टू एल बाई 2, कौन सा ऑप्शन सही है, x इज इक्वल्स टू एल बाई 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट, खत्म। अब कई लोग कह रहे हैं सर इसको चुटकियों में कैसे करना है, अपने को डिफरेंशिएशन नहीं करना, अपने को डिफरेंशिएशन नहीं करना, अपने को इसको चुटकियों में करना है। चुटकियों में कैसे होगा, सभी लोग देखें ध्यान से, चुटकियों में कैसे होगा, सभी लोग देखें ध्यान से, कैसे इसे चुटकियों में हम करेंगे, ध्यान से सभी लोग देखें। हाउ टू डू दिस सवाल इन चुटकियां। सी, ये एक्सप्रेशन पहचान रहे हो, थोड़ा थोड़ा रिंग जैसा एक्सप्रेशन है, वहां पे क्या होता था रिंग की वजह से, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, क्या होता था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, रिंग का एक्सप्रेशन। अगर मैं रिंग के एक्सप्रेशन की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, तो वो आता था के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इन दोनों में आपको सिमिलैरिटी दिखने लगी, आपको इन दोनों में सिमिलैरिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अच्छा, इसका मैक्सिमा कहां होता था ये बता दो, कौन बताएगा, इसका मैक्सिमा कहां होता था, ये हमने कराया था सवाल, इसका मैक्सिमा कहां होता था, इसका मैं नहीं 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 नहीं, यहां इसका मैक्स -L/2 ले लो ना यार, ऑप्शन नहीं है ना -L/2, चाहे माइनस लिखो चाहे प्लस, दोनों सही है,
भाई -l/2 वाला ऑप्शन ही नहीं था, l/2 पे मैक्सिमम दिखा रहा था। सवाल तो ग्राफ का है। मुझे ये बताओ इसका मैक्सिमा कहां होता था? r/√2 पे, वेरी गुड, r/√2 पे, वेरी गुड। यानी इसका मैक्सिमा होता था r/√2 पे। क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर दिखाई? भाई एग्जाम में ये थोड़ी ना डिफरेंशिएशन, इसीलिए मैंने तुमसे क्या कहा था, खूब ढेर सारी चीजें एग्जाम में याद करके जाओ, खूब सारी चीजें। तो अपन को ये चीज याद है कि भाई इसका मैक्सिमा कहां होता है, r/√2 पे होता है। अब सुनो, अभी कमेंट छोड़ो, r/√2। अब एक बात बताओ, r² की जगह कौन आया है? l²/2। ध्यान से देखो, अरे 4 भूल जाओ जी, उससे कोई काम नहीं है। इसकी जगह r² की जगह कौन आया है? l²/2। यानी r को रिप्लेस कर लिया है, r² की जगह l²/2। यानी r की जगह आ गया है l/√2, r² की जगह देखो l²/2, यानी r की जगह l/√2। अभी प्लस माइनस थोड़ी देर के लिए छोड़ दो यार। r² किसके बराबर है? l²/2 के। तो r किसके बराबर हो गया? l/√2। हुआ कि नहीं? ये ऐसे लोग ब्लॉक हो जाएंगे, l/√2 के बराबर। अब भाई इसका मैक्सिमा कहां होता था? इसका मैक्सिमा होता था, मैं ये मिटा दूं डिफरेंशिएशन वाली कहानी, ये मिटा दूं डिफरेंशिएशन वाली कहानी। हाँ यस सर, मिटा दूं डिफरेंशिएशन वाली कहानी। ओके, है ना? तो लिख पाए हम लोग आगे। ये सवाल कैसे चुटकियों में करना है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास, ठीक है? तो चुटकियों में कैसे हिलाना है ये बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो E विल बी मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? d/dx को 0 करेंगे, और सबने देख लिया x की वैल्यू कितनी आ रही थी, इससे l/2 आ रही थी। अब इस पे आते रिंग वाले कॉन्सेप्ट से। तो रिंग वाले कॉन्सेप्ट से अगर मैं बोलूं तो रिंग के लिए भाई E मैक्स कहां होता था? रिंग के लिए E मैक्स होता था जब x की वैल्यू होती थी r/√2। और रिंग से इसको कंपेयर करो, तो जो r² है उसकी जगह ले रहा है l²/2 सिमिलैरिटी से। यानी r की जगह आप लिख सकते हो l/√2। तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r की जगह l/√2 और यहां पे /√2 l/2। बोलो आया? नहीं आया? बोलो आया? आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं? ये था इसको खट्टे से उड़ाने का। अपन तुरंत देख के समझ गए कि ये एक्सप्रेशन क्या है, रिंग के सिमिलर है, kqx/x² + r²⁴/2। यहाँ पे 4kqx/x² 3/2 एकदम सेम। हमने कहा इसका r² इसके l²/2 की जगह ले रहा है, हमने कहा हाँ। तो r क्या है? l/√2 का इक्विवेलेंट। भाई r² की जगह ये आ रहा है, तो r की जगह l/√2। फिर हमने कहा इस केस में मैक्सिमम होता था r/√2 पे, r की जगह l/√2 और /√2, यानी अब होगा मैक्सिमम l/2 पे। बोलो अब आया? अब आया? नहीं आया तो फिर डिफरेंशिएट कर लो। भाई जिसको नहीं आया उसने यही नहीं पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग ही नहीं पता है उसको। कोई बोल रहा है इसकी जैसा क्यों बोल रहे हो उसके जैसा? भाई हम तो सब टीचर का मिश्रण है, दुनिया में जितने भी फिजिक्स अच्छे टीचर हैं सबका मिश्रण हम ही है। भाई जिसने ये नहीं पढ़ा उसको कैसे आएगा? या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग kqx/x² + r² 3/2। और इसका मैक्सिमम मैंने वहां एक क्वेश्चन पूरा पढ़ाया था, x इक्वल्स। अब यही बोलोगे यूट्यूब पे क्या एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है, देखो ये खट्टे से, ये सवाल ऐसे हिलने वाला नहीं था। अभी तुम डिफरेंशिएशन करोगे इसका 3 मिनट नहीं, सीधा। भाई हमने बोला यहाँ मैक्सिमम होता है x = r/√2 पे। हमने कहा यार यहाँ r की जगह ये आ गया है r² की जगह, तो r की जगह l/√2 हो जाएगा। अगर ये r/√2 पे मैक्सिमम, तो r की जगह l/√2 रखा, तो इस वाले का मैक्सिमम किस पे होगा? l/2 पे। गुड मेथड, थैंक यू। चलें आगे बढ़ते हैं, नोट करना हो नोट कर ले। लेट्स गो टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। DPP4 DPP5 करके जाऊंगा, 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, मेरे को टाइम के लिए कोई नहीं बोलेगा यहाँ। जिनको नहीं आया वो ये पकड़ लो कि d/dx करेंगे और x की वैल्यू l/2 आएगी, खत्म करो। क्लियर? बेस्ट मेथड भैया, बेस्ट मेथड तब आएगा जब तुम पुरानी चीजें पढ़ के आओगे। तुम यहाँ पुरानी चीजें पढ़ोगे तब कैसे समझ में आएगा? जिसने यही नहीं पढ़ा था वो क्या इसको सवाल को उड़ाएगा? वो d/dx करेगा, करे। फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं,
आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। हाँ सब आएंगे। डीपीपी 6 और 7 आज रात को अपलोड होगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि हम चाहते हैं डीपीपीज भी पुश करते रहे। अभी हम कोशिश करें कल डीपीपी लें तो सिलेबस अपना लैग करेगा, तो नेक्स्ट डीपीपी को हम रिकॉर्डेड में डाल देंगे, ठीक है। चलो कल पढ़ाएंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शायद फंसा हो शायद ना फंसा हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ चार्ज प्लस 10 की पावर माइनस, ये 10 माइनस 9 नहीं, 10 की पावर माइनस 9 लिखा है, ठीक है। इज लोकेटेड एट द ओरिजिन इन फ्री स्पेस एंड अनदर चार्ज q एट 2 इतना, इफ x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ q इज y कंपोनेंट 0। चलो एक चार्ज रखा है यहां 10 की पावर माइनस 9 कूलम, ओरिजिन पे 0,0,0 पे, ओरिजिन पे इन फ्री स्पेस। एंड अनदर चार्ज q रखा है कहां पे? 2,0,0 पे, another charge q at 2,0,0। if the x component of the electric field at 3,1,1 is 0, तो पहले इस पॉइंट पे पहुंचते हैं। let this point be a, 3,1,1। यहां पे बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है वो 0 है, तो पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालें हम, हैं? यहां पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालें हम। 4 चार्जेस किस रिंग की तरह कैसे बिहेव किए, बिल्कुल बता सकता हूं भाई। अगर तुम उन्हीं चार्जेस को इनफिनाइट छोटे छोटे टुकड़ों में डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तुमको एक रिंग जैसा शेप दिखने लगेगा। मैंने सिमिलैरिटी दिखाई फॉर्मूले में, अगर उस फॉर्मूले का मैक्सिमा यहां पे आ रहा है तो इस फॉर्मूले का मैक्सिमा भी यहां पे आएगा। भाई डिफरेंशिएशन को थोड़ी ना पता है रिंग है कि स्क्वायर है कि हाथी है कि चूहा है, उसको तो भाई एक्स से मतलब था। एक्स की सिमिलैरिटी दिख गई, काम खत्म हो गया। हाँ भाई, तो हमने बोला कि एक चार्ज यहां रखा है कहां पे? ओरिजिन पे, एंड अनदर चार्ज क्यू रखा है कहां? 2,0,0 पे। हमसे पूछा है एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3,1,1 इज 0, तो हम यहां पे आ गए, हमें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो बच्चों यहां तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी, इसको हम बोल देते हैं R1 वेक्टर, और एक इसकी वजह से होगी, इसको हम बोल देते हैं R2 वेक्टर। बोलो सही है। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कुछ इसकी वजह से होगी। क्वेश्चन नंबर 7 बता दो। क्वेश्चन नंबर 7 इतने क्वालिटी का नहीं होगा, इसलिए क्लास में नहीं आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कोई रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे होगा, इसलिए क्लास में नहीं आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ डीपीपी 4, अगर वो क्लास में कराया हुआ निकला तो समझ जाना, तो समझ जाना जिसने सवाल पूछा था वो गधा। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ भाई वो गधा। ये सवाल क्लास में, मैं बोल रहा हूं तुम बिना क्लास देखे यहां होगे कुछ नहीं समझ में आएगा। क्लास में करा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 7 जी इफेक्टिव पे। वेरी गुड, जी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट। इस पे आ जाओ वापस। तो इस पे आ गए। अब हमसे कहा यहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट 0 है, तो मैंने कहा इसकी वजह से मान लेते हैं R1 वेक्टर, इसकी वजह से R2 वेक्टर। R1 वेक्टर की वैल्यू बोलो, ये माइनस ये 3i, ये माइनस ये j, ये माइनस ये k, बोलो ये i ये j k, इसमें से ये माइनस किया 3i, इसमें से ये माइनस किया j, इसमें से माइनस किया k। R2 वेक्टर की वैल्यू बोलो, 3 माइनस 2 i, 1 माइनस 0 j, 1 माइनस 0 1 k। बोलो समझ में आई ये चीज? ये चीज समझ में आई है? ऐसी तो लिखेंगे ना, R1 वेक्टर ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, और R2 वेक्टर ये माइनस ये माइनस ये और ये माइनस ये। बोलो क्लियर है? हाँ। अब क्या करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ए पर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए किसकी वजह से होगी? पहले वाले चार्ज की वजह से और दूसरे वाले चार्ज की वजह से। इसको मैंने पहला चार्ज बोल दिया, इसको दूसरा बोल दिया। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी इस बार? अरे भैया इस बार लिखनी पड़ेगी वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि पूछा है एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब लिखनी पड़ेगी किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। बच्चों वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? सभी लोग बोलो, के क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्यूब इंटू वेक्टर आर। यहां पे ये फॉर्म चलेगा वेक्टर फॉर्म, के क्यू अपॉन, ये लोग कह रहे हैं रिपीट कर दो, आप लेक्चर को फिर से बाद में देख लेना, आप पीछे जाके देख लो। के क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, ये होती है वेक्टर फॉर्म में। तो इसकी वजह से यहां वेक्टर फॉर्म में निकालो, E1 को निकालते हैं इन वेक्टर फॉर्म, कितना होगा? के इंटू क्यू कितना है? 10 की पावर माइनस 9 अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R1 वेक्टर। तो ये हो जाएगा के इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। R1 वेक्टर कितना है? 3i प्लस जे प्लस के, 3i प्लस जे प्लस के। अपन ज्यादा कोपचे में आ गए क्या?
भैया बहुत कच्चे में थे। तो k इंटू 10⁻⁹ 3i प्लस j प्लस k, और नीचे क्या है मॉड r1 का क्यूब। इसका मॉड कितना होगा वो निकाल लेते हैं। मॉड r1 कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √11। तो ये हो जाएगा √11 का क्यूब। बोलो सही है। इसी तरह से E2 वेक्टर क्या हो जाएगा इसके लिए, तो हो जाएगा KQ/R2 वेक्टर का क्यूब इंटू R2 वेक्टर। तो क्यू नहीं पता है, R2 वेक्टर का क्यूब, तो इस वेक्टर का मॉड निकालना पड़ेगा इसका भी। सो R2 का मॉड कितना हो जाएगा, √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कितना हो गया √3। बोलो सही है, बहुत बढ़िया, √3 का ही लोग बता रहे। सो √3 का क्यूब इंटू वेक्टर R2। वेक्टर R2 कितना है, i प्लस j प्लस k। भैया ये तो लिखा हमने दोनों को वेक्टर फॉर्म में। डीपीपी में क्वेश्चन थोड़े टफ, अरे भैया टफ ही तो क्वेश्चन है और क्या। क्वेश्चन 3 कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन 3 कर तो दिया था। क्वेश्चन 3 का ये पार्ट रह गया था ना, तो ये पार्ट भी आप कर लोगे भाई, बहुत आसान है, इस पार्ट को भी कर सकते हैं। कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन 3 का ये पार्ट रह गया था, इसको भी निपटा दोगे। इसमें क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, चेक कर लो ये ट्रू है कंडीशन। अब खुद से कर सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालना आपको पता है कैसे निकालेंगे, KQ/mod r का क्यूब। भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे KQ/3, और इसका मैग्नीट्यूड आप खुद से करना है इसको। EB का मैग्नीट्यूड निकालोगे KQ/3 आएगा, और EC का मैग्नीट्यूड निकालोगे KQ/12 आएगा। अब ध्यान से देखो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, यही तो पूछा है। ये वाला आप खुद से भी कुछ ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है। इस वाले को खुद से ट्राई करना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। EC मल्टीप्लाइड बाय, भाई मॉड निकालना आता है KQ/mod r का स्क्वायर, इसको खुद से ट्राई करना, हो जाएगा KQ/mod r का स्क्वायर। भाई KQ mod RC कितना है, √12 का स्क्वायर करोगे 12। EB के लिए KQ/mod RB का स्क्वायर, सिर्फ वैल्यू तो चाहिए। अब मैग्नीट्यूड mod RB कितना है, √3 का स्क्वायर 3। भाई इस वाले सवाल में आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। तो EC हो जाएगा KQ/mod RC का स्क्वायर, mod RC कितना है, √12 का स्क्वायर 12 आ जाएगा। EB हो जाएगा KQ/mod RB का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। अब इसको देखो मल्टीप्लाइड बाय 4 करो, ये बन रहा है, यही तो पूछा है, 4 टाइम्स ऑफ EC, ये बन रहा है 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12। क्लियर है सर, स्क्वायर नहीं क्यूब है। अरे भैया क्यूब होता है वेक्टर फॉर्म में, यहां स्केलर फॉर्म में पूछा जा रहा है इनका मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब स्केलर फॉर्म की हम बात करेंगे, तब बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा KQ/mod r²। और ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। कई लोग 100 के आ रहे हैं, पता ही नहीं है, बस जो बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा है वही पकड़ लिए हैं। अरे भैया यहाँ पे बात की है मॉड की, तो मॉड KQ/mod r का स्क्वायर होता है, और यहाँ वेक्टर फॉर्म की तब क्यूब लगता है। क्लियर, आ जाओ वापस, तो अब खुद से भी कुछ करो, ट्राई करो, ठीक है। वापस आ जाओ, जो सवाल पे हम थे, बीच में फंसा हुआ था हमारा, डुबा दिया आपने उसको, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये हमें मिल गया। अब हमसे क्या पूछा है, इफ द x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इज 0। यहां पे बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो 0 है। भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट 0 है, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, ये प्लस ये, यानी जोड़ने पे दोनों का मिलाकर जो x कंपोनेंट है वो 0 आएगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कि जोड़ने पे इन दोनों का जो x कंपोनेंट है वो 0 आएगा, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ इसका x कंपोनेंट ढूंढो, आ जाओ दोनों का x कंपोनेंट ढूंढ के जोड़ते हैं। कहाँ करें, यहां पे आ जाओ, दोनों का x कंपोनेंट, तो हम बोलते हैं EA का x कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब इसका x और इसका x जोड़ने पे 0 आएगा। भाई इसका x कितना होगा, ये इंटू 3i इन, ये मतलब देखो k इंटू 10⁻⁹ इंटू 3i/√11 का क्यूब, ये हो गया इस वाले का x कंपोनेंट। ये तो बोला जाए x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0, तो इस वाले का x कंपोनेंट k × 10⁻³ का क्यूब, और इस वाले का x कंपोनेंट बोलो KQi/√3 का क्यूब, शुड बी इक्वल टू 0।
भाई इन दोनों का जब एक्स कॉम्पोनेंट, डाउट कैसे, यही तो पूछ तो रहे हो आप, पढ़ा नहीं पा रहे हैं आप, पढ़ तो रहे हैं, पूछो तो, तुम अब डाउट पूछ रहे हो आयुष मांगलिक डोंट स्पैम, तो मैं क्या बताऊंगा उस पे, गाना सुना दो, ये पूछ रहे हो, थोड़ी ना डाउट हुआ। आ जाओ, बेवजह की बातों का डाउट क्या, तुम इसमें पूछो, मैं पूछ तो रहा हूं। हाँ तो ये हुआ भाई चार्ज। अब हमने कहा कि इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, k इंटू 10⁻⁹ 3i कैप √11 का क्यूब, और इसका एक्स कॉम्पोनेंट k क्यू आई कैप √3 का क्यूब। दोनों के एक्स कॉम्पोनेंट को जोड़ा तो यहां का एक्स कॉम्पोनेंट, और वो कितना होना है 0, बस इसको 0 से इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। इसको 0 से इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। इसको 0 से इक्वेट कर दो, 0 से इक्वेट करोगे k कैंसिल हो जाएगा, i कैप कैंसिल हो गया, तो आपको बोला 10⁻⁹ इंटू 3 अपॉन √11 का क्यूब इज इक्वल टू q, k कैंसिल हो गया, अपॉन √3 का क्यूब। यहां से q की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, q इज इक्वल्स टू √3/11 का क्यूब इनटू 3 इंटू 10⁻⁹। और बच्चों ये जब उधर जाएगा तो इसमें माइनस भी लग जाएगा, यानी इसके आगे माइनस लगा दो। बोलो सही है भाई, ये वाला टर्म पूरा इस तरफ जाएगा तो इसमें माइनस नहीं लग जाएगा क्या, √3 कैसे, अरे ये मॉड से आया माइनस साइन, हाँ लगा दिया माइनस साइन, क्लियर है, हो गया, हो गया, क्लियर है, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, आ गया। ठीक है, अब इसको देखो, वहां पे आंसर जो डीपीपी में लिखा है वो लिखा है 3/11 की पावर 3/2, 3 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पे माइनस साइन लिखा है कूलम। माइनस क्यों लगा भाई, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, खत्म, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। लेट अस प्रोसीड। मैं बोल रहा हूं जो यहाँ पे ओबीडिएंट बच्चा है वो सिर्फ तभी कमेंट करेगा जब मैं पूछूंगा क्लियर है कि नहीं, बाकी सब जितना चाहे उतना कमेंट करते रहें। डीपीपी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, आप ऊपर से आसान सवाल कर लिया करो। बोर्ड के बच्चों के लिए मेरा लेक्चर मच मोर देन सफिशिएंट है। जो भी बच्चे सिर्फ बोर्ड की तैयारी करने हैं उनके लिए मेरा लेक्चर मच मोर देन सफिशिएंट। आज के लेक्चर की गति थोड़ी धीमे है, पहली लाइव क्लास है, थोड़ा माफ करना, ठीक है। हाँ क्लियर है, यस सर, समझ में आ गया है, क्लियर है। मैंने कहा यहाँ पे बोला एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का 0, तो मैंने बोला इसका कोऑर्डिनेट ये, इसका कोऑर्डिनेट ये वेक्टर बना लिया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, और ये वेक्टर भी बना लिया, इसमें से ये माइनस किया, आई कैप, इसमें से ये जे कैप, इसमें से के कैप, फिर दोनों का मॉड निकाल लिया। फिर मैंने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होगी। पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, के क्यू अपॉन वेक्टर आर का क्यूब, सबको आ गया है ना। फिर x कंपोनेंट बोला है 0 है, तो दोनों का x कंपोनेंट जोड़ा, इसका x कंपोनेंट कौन सा होगा, जो i के साथ जुड़ा होता है, तो k इंटू 10⁻⁻3i, और इसका x कंपोनेंट k क्यू आई अपॉन। ये लेक्चर उन्हीं को समझ में आएगा जो पहले का पीछे चीजें, अरे वीडियो पॉज कैसे होगा, यहाँ कह रहे वीडियो पॉज करने का ऑप्शन लाइव चल रहा है मेरे भाई। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है, इसका आंसर डीपीपी में गलत दे रखा है। अगर इसका आंसर किसी ने मैच करा दिया है तो फिर भाई वो बंदा बेवकूफ था, इसका आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है नीचे उसके सोल्यूशन चल रहे हैं, नीचे आप देखो स्ट्रिप में सोल्यूशन चल रहे हैं। आ जाओ, ए क्लॉक हैज अ नेगेटिव चार्ज -q, -2q, -3q up to -12q, fixed at the position of the corresponding numerals on the dial. The clock hands do not disturb the net field due to the point charges. At what time does the R hand points in the same direction as the electric field at the center of dial and the magnitude of electric field in that direction? बोल रहा है इस क्लॉक के डायल्स पे चार्जेस रखे हैं, यहां पे रखा है at the position of the corresponding numerals on the dial, corresponding numerals पे, यानी 1 पे रखा है -q, 2 पे -2q, 3 पे -3q, 4 पे -4q, 5 पे -5q, 6 पे -6q, यहाँ -7q, यहाँ -8q, यहाँ -9q, यहाँ -10q, यहाँ -11q और यहाँ -12q। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे इसका आंसर गलत दे रखा है अपनी डीपीपी में, ठीक है, 9 AM दे रखा है या 9 PM, गलत जो भी है 9। एट वॉट टाइम डज द आर एंड पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डायल। इतना पार्ट उठाओ पहले। एट वॉट टाइम डज द आर एंड पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए इसमें, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको
डायरेक्शन चाहिए। एक्स कंपोनेंट कैसे जीरो, अरे उसमें दे रखा था ना एक्स कंपोनेंट जीरो भैया, कैसे क्या जीरो बोल रखा था, इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 311 इज जीरो, बोल रखा था उन्होंने, इसलिए जीरो किया। एक का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे का निकाला, दोनों के एक्स कंपोनेंट को जोड़ा आई वाले को और इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है, अब लेक्चर के बाद इसको देखना या डाउनलोड करके नोट्स में से। हाँ यहाँ आ जाओ, तो बोल रहा है कि किस समय पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समय के साथ चलेगा। ठीक है, मैं समय हूं, तो आ जाओ, तो क्या करेंगे इसमें हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब ध्यान से देखो, अब यहां ध्यान से देखो, माइनस क्यू की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, टुवर्ड्स माइनस क्यू, ऐसे। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई बोल दूं, ध्यान से सुनना, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई बोल दूं तो क्या -2q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम 2e बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह तो सब क्या रहेगा सेम, y कंपोनेंट जीरो नहीं है, उसमें चेक कर लेना खुद से, पिछले सवाल में y कंपोनेंट वाला भी सवाल था, तो y कंपोनेंट विल नॉट बी जीरो, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन 8 पूरा नहीं हुआ, इसमें भाई ये पूछ रहे हो कि y कंपोनेंट इज जीरो, तो चेक कर लो y कंपोनेंट जीरो नहीं है। अब q की वैल्यू मिल गई है, कितनी है, ये वैल्यू उठा के q की यहां पे रख दो। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई ना q की, क्योंकि ये वैल्यू उठाकर यहां पे पुट कर देना। ठीक है ना, हाँ बता रहा हूं, क्योंकि ये वैल्यू उठाकर यहां रख देना। अब q की वैल्यू जब यहां पे रखोगे तब तुम y कंपोनेंट भी चेक कर सकते हो, इसका y कंपोनेंट होगा, इस पूरे को उठाओ j के साथ और इस पूरे को उठाना j के साथ, जोड़कर देख लेना y कंपोनेंट जीरो नहीं आएगा। अब कुछ काम खुद भी करो भाई, मैं तुमको पूरा सवाल कराऊंगा क्या, मैंने तुमको मेन चीज तो बता ही दी ना क्या होनी है इसमें, कि q निकाल लिया, अब q की वैल्यू को तुम यहां पुट कर लेना, q की वैल्यू को यहां पुट करके चेक कर लेना y कंपोनेंट जीरो है कि नहीं, इसका y कंपोनेंट जो j के साथ है, इसका y कंपोनेंट जो j के साथ है, दोनों के y कंपोनेंट को जोड़ लेना, जीरो नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो गाली बकरा है ना, जो बोलता है वही होता है ये तो हम लोग बचपन से किए हैं, जो कहता है वही होता है। आ जाओ, y कंपोनेंट का क्या होगा, बता तो दिया y कंपोनेंट का भाई, क्या बताया, q की वैल्यू उठा के वहां रख दो। आ जाओ यहाँ पे, अब मैंने कहा अगर -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो -2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2E होगी। हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो। अगर इसकी वजह से E हुई तो इसकी वजह से 2E होगी कि नहीं, अच्छा, और -3q की वजह से कितनी हो जाएगी, 3E, क्योंकि भैया डिस्टेंस वगैरह सब सेम है, चार्ज डबल हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डबल, चार्ज ट्रिपल हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डबल। इधर से 4q की वजह से कितनी हो जाएगी, 4E, 5q की वजह से कितनी हो जाएगी, 5E, और 6q की वजह से कितनी हो जाएगी, 6E। सिमिलरली 7q की वजह से कितनी हो जाएगी, 7E, 8q की वजह से कितनी हो जाएगी, 8E, 9q की वजह से कितनी हो जाएगी, 9E, 10q की वजह से 10E, और 11q की वजह से ये 11q की वजह से 11E, और 12q की वजह से 12E, और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि सभी कैसे चार्ज हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जरा ध्यान से देखो, अब मैं बनाता हूं यहां। चलो भाई, मैंने माना, सबसे पहले चीज मैंने मानी कि -q की वजह से E, तो -2q की वजह से 2E, और चार्ज के टुवर्ड्स होगी नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड, -3q की 3E, भाई डिस्टेंस वगैरह सेम है। सर जीरो से कैसे इक्वेट किया और कैंसिल कैसे हुआ, पता नहीं किस सवाल का पूछ रहे हो, यहाँ तो नहीं है। ठीक है, तो 3E, ये 4E, y क्यू इज 5E, 6E, 7E, ये क्यों हुआ, क्योंकि q की वजह से E मान लिया, अब सबका r वार सब सेम है तो ऐसा कर लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं कि हाँ, ऊपर 12E है, नीचे 6E है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 6E हो जाएगा, बोलो, ऊपर 12E नीचे 6E, तो ऊपर 6E हो जाएगा। अच्छा, ये E है और इसके सामने 7E, देखो इसके सामने 7E, E और 7E, तो नेट इधर बचेगा कितना, 6E, इधर से चलते हैं, हाँ, इधर 11E है और इधर कितना है इसके सामने, ये 5E, तो 5E नीचे 11E इधर, कितना हुआ 6E, इधर से चलते हैं 6E, बोलो सही है। मैंने कहा भाई 12 और 6 को पहले ध्यान से देखो, अगर 12 और 6 को ध्यान से देखोगे तो ऊपर 6 बचेगा, 11 और 5 को देखो तो इधर 6 बचा, फिर आगे बढ़ो 10 और 4 को देखो तो फिर 6 बचा, 6E, फिर 9 और 3 को देखो फिर 6 बचा, 6E, ध्यान से देखो 9 और 3 को देखो 6E,
फिर 8 और 2 को देखो तो 8e माइनस 2e, फिर 6e बचा इधर, फिर देखो 7 को और 1 को तो फिर 6e बचा इधर को 6e। ये रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से भाई ये 9 वाला है पॉइंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 10 वाला पॉइंट है, ये 11 वाला, ये कौन सा होगा 8 और ये 7 वाला। हाँ, अब एक बात बताओ 9 और 10 के बीच में एंगल कितना होगा बच्चों? ये एंगल कितना होगा? यहाँ पे आपको 12 फिगर्स दिख रहे हैं, टोटल एंगल 360 डिग्री है, इनको 12 पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी ईच एंगल इज 30 30 30 30 30, यानी ये एंगल हुआ 30 डिग्री, ये एंगल भी हुआ 30 डिग्री, ये एंगल हुआ 60 डिग्री और ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब बात आती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 2 डायरेक्शन में होगा। कौन कौन से? वर्टिकल में भी होगा और हॉरिजॉन्टल में भी होगा। भैया वर्टिकल में कितना हो जाएगा? एक तो ये रहा 6e, ये रहा वर्टिकल में, और बताओ इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट आएगा पर 1 मिनट, इसका भी आएगा, यानी दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इसका भी आएगा, दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी वर्टिकल सिर्फ इसकी वजह से आएगा, बाकी किसी की वजह से वर्टिकल नहीं आने वाला। ये 6e का वर्टिकल, ये 6e का वर्टिकल एक दूसरे को कैंसिल, ये 6e का वर्टिकल, ये 6e का वर्टिकल, दोनों एक दूसरे को कैंसिल, यानी आएंगे बाकी के हॉरिजॉन्टल। कितने? एक तो ये हॉरिजॉन्टल रहा 6e, इसका हॉरिजॉन्टल बोलो 6e cos 30, और इधर से भी 6e cos 30, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 6e इंटू cos 30। बोलो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल पे 6e cos 30, इसका भी 6e cos 30। इसका बताओ 6e cos 60, इसका भी 6e cos 60, यानी 2 टाइम्स ऑफ 6e इंटू cos 60। वर्टिकल नहीं जाएगा इसका भाई, इसका वर्टिकल कैंसिल, इसका वर्टिकल कैंसिल। तो फाइनली ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बच रही है, क्या बच रही है? ऊपर की तरफ 6e और हॉरिजॉन्टल में बताओ 6e 2 6e cos 30, 6e प्लस 2 6e cos 30 रूट 3/2 प्लस 2 6e इंटू cos 60 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो हॉरिजॉन्टल में मेरे पास बच रहा है, हॉरिजॉन्टल में मेरे पास बच रहा है ऊपर 6e, नीचे 6e रूट 3 और 6e लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे चलें, यहां तक सबने देख लिया है? आजा भाई, तो ऊपर की तरफ रहा 6e और हॉरिजॉन्टल में आया 6e प्लस 6e रूट 3 प्लस 6e। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 6e cos 30, 6e cos 30, 6e cos 60, 6e cos 60। तो एक तो 6e ये रहा प्लस 2 इंटू 6e cos 30 प्लस 2 इंटू 6e cos 60, ये cos 30 रूट 3/2, cos 60 इज हाफ हाफ कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, 6e प्लस 6e रूट 3 प्लस 6e, तो 6e प्लस 6e रूट 3 प्लस 6e। तो बच्चों ये कितना हो गया नेट? यहां से 6e कॉमन ले लो, 1 प्लस रूट 3 प्लस 1, यही शायद आंसर दे रखा है 6 इंटू के क्यू बटे आर स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 प्लस 1, पर ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या बचा? वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 6e, और हॉरिजॉन्टल में कितनी हो जाएंगी 6e, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस रूट 3, बोलो सही है, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस रूट 3। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहां से जाएगी ई नेट, दैट यू कैन कैलकुलेट। अब बात आती है ई नेट यहां से कितने एंगल पे? लेट द एंगल बी अल्फा। अल्फा कितना होगा? tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 6e अपॉन 6e इंटू 2 प्लस रूट 3। अब यहां पे होने वाली एक मजेदार चीज क्या होने जा रही है? नहीं आ रहा? कैसे नहीं आ रहा? देखो भाई कैसे नहीं आ रहा, मैं कमेंट सेक्शन डिसेबल कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो, तुम लोग जो पढ़ने वाला बच्चा कमेंट कर ही ना, पढ़ रहा है, आ जाओ मेरे साथ। मैंने पहले सारे चार्जेस सचाए, इसकी वजह से ई, इसकी वजह से 2e 3 4e, ये सब की वजह से मैंने बताया भाई, इसकी वजह से e 2 ये सब। फिर मैंने कहा भाई रिजल्टेंट निकालते हैं, तो इसकी 12e और 6e का इक्विवेलेंट 6e आया, फिर e और 7e का कितना आया 6e आया, ये रहा, फिर 2e और 8e का भी 6e आया, 3e 9e का भी 6e आया, 10e 4e 5e का भी
10 के साथ कौन मैच करेगा? 4, 4 का भी 6 ही आया, 11 के साथ 5 मैच किया 6 ही। मैंने बोला इन सबके वर्टिकल कैंसिल, 6e cos 60, 6e cos 60, 6e cos 30, 6e cos 30 सब ऐड कर दिया। 2 टाइम्स ऑफ 6e cos 30, 2 टाइम्स ऑफ 6e cos 60 और 6e। ये करते करते यहां से tan अल्फा आया 1/2 प्लस √3। अब इसको आप अपने कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। दिस विल कम आउट टू बी, विच इज इंपॉर्टेंट, 15 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितने पे आया? यहां से 15 डिग्री ऊपर आया है, 15 डिग्री ऊपर आया है। यानी अगर हम पीछे चलें तो इस लाइन से रिजल्टेंट, इस लाइन से रिजल्टेंट कितना ऊपर है? 15 डिग्री है। ये लाइन कौन सी है? 9 वाली। यानी 9 से 15 डिग्री ऊपर रिजल्टेंट आ रहा है। 9 से 30 डिग्री पे 10 है, यानी 15 पे कौन होगा? 9.5। इसका आंसर है 930। निकला कैसे सर 15 डिग्री? ये भाई कैलकुलेटर से निकलेगा, इसका और कोई तरीका नहीं था। 9.5 आया। इतना आप tan अल्फा याद भी नहीं कर सकते हो। एंगल कैसे निकला? कैलकुलेटर से, इसका और कोई तरीका नहीं है। आंसर 9 है, भले ही टाइम 9.5 क्यों ना हो, क्योंकि आर पूछा है, मिनट हैंड नहीं है। भी एकदम बात सही कह रहा है बच्चा। इसमें पूछ रहा है एट व्हाट टाइम डज द आर हैंड पॉइंट्स इन दी सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात बच्चे ने सही बोल दी एकदम कि भाई आर हैंड तो अभी भी किस पे होगा? 9 पे। मिनट वाला चला गया होगा 30 पे, तो वो भी बात सही है, आंसर सही है। मैं एग्जैक्ट टाइम बताने लग गया जो कि 9.5 होगा। एकदम सही है। जिस बच्चे ने बोला कि आंसर भैया सही दिया हुआ है वो सही कह रहा है, आंसर सही दिया है, क्योंकि आर एंड अभी भी 9 पे होगा। घंटे वाला जो मिनट वाली होती है वो 30 पे चली जाएगी। कई कह रहे हैं 60 डिग्री क्यों नहीं है? अरे भैया ये 30 डिग्री होता है। रिजल्टेंट कहां से आ रहा है? इससे कितना ऊपर आ रहा है? 15 डिग्री। ये कहां पे जा रहा है? ये 9 पे जा रही थी ये सुई, ये 9 वाला ही तो है लाइन। 9 से 15 डिग्री ऊपर, 9 से 30 डिग्री ऊपर जाते 10 जाता, 15 डिग्री ऊपर मतलब 9.5। क्लियर है? एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ई नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? बोलो। √6e का स्क्वायर प्लस 6e2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ई की वैल्यू कितनी है? अब ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए आर मान लो, दे तो रखा नहीं है सवाल में, तो ई की वैल्यू हो जाएगी KQ/r²। क्लियर है? क्लियर है? ई की वैल्यू हो जाएगी यहां पे कितनी? KQ/r²। भाई यहां पे आर दे नहीं रखा, इसको आर मान लिया, KQ/r², और इसी को उठा के यहां पे चिपका देना। रिजल्टेंट क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √। चले नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ कमेंट में कल बंद कर दूंगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल है टाइनी स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप कैरिंग अ नेट चार्ज Q इज बैलेंस्ड इन स्टिल एयर विद अ वर्टिकल यूनिफॉर्म। इसमें मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है, वैल्यू आप रखना। विद अ वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, when the field is switched off the drop is observed to fall with terminal velocity इतना, given g is equals to इतना, viscosity is इतना and the density of oil is इतना, the magnitude of Q is। देखो पहले क्या बोला है? tiny spherical oil drop carrying net charge Q is balanced in still air with a vertical uniform electric field। पहले इतना समझते हैं। यहां पे मान लो एक ऑयल ड्रॉप है, इसका मास m मान लो, चार्ज Q मान लो, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी mg। अब बच्चों ये बैलेंस्ड है तो यानी ऊपर की तरफ भी एक फोर्स होगी। अब ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? कोई यहाँ पे जादू से तो लगेगी नहीं, तो यहाँ पे ऊपर फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हमने मान लिया ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फोर्स कितनी हो जाएगी? Q × E। अब बोला इसने इसको बैलेंस कर रखा है वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं। F = mg, ये बैलेंस हो गया। F की जगह रखा QE = mg। बोलो सही है? यही तो बोला है। कैरिंग अ नेट चार्ज Q इज बैलेंस इन स्टिल एयर विद अ वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, व्हेन द, ठीक है, तो वर्टिकली हमने बना E, फोर्स हो गई QE, नीचे हो गया mg। अब QE = बच्चों यहाँ पे मास गिवन नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ ऑयल दिया है, मास गिवन नहीं है। तो एक काम करेंगे हम, इसका मास हम कैसे निकाल लेंगे बच्चों? मास क्या होता है किसी चीज का? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा ये स्फेरिकल है
मान लेते हैं इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो ये सही है, क्लियर है ये चीज, ये क्लियर है? हाँ स्टोक्स लॉ, हाँ बिल्कुल लगेगा स्टोक्स लॉ, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन भी लगेगी, जिसने क्लास 11 में पढ़ रखा उसी को इसमें समझ में आएगा। ये हो गया, अरे नहीं बता देंगे, टेंशन मत लो। अच्छा तो मास कितना आया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे रख देंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जी, ये हो गया। यहाँ से चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, चार्ज ही पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज, तो क्यू इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी डिवाइडेड बाई ई। बोलो यहां तक समझ में आया? अरे तुम्हें जरूरत क्या है चैट पढ़ने की, बेवकूफ गधा इंसान, यहां तक समझ में आया? बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको बैलेंस कर रखा है, तो बच्चों इस ड्रॉप पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी mg, ऊपर की तरफ हमने कितनी लगा दी QE इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये इसको बैलेंस की है तो इक्वेट किया QE और mg। m नहीं गिवन है तो हमने बोला इसका वॉल्यूम v मान लो, तो मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, फिर हमने कहा इसका रेडियस r मान लो, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब उठा के यहां चिपका दिया। इसके बाद हमने बोला q इज इक्वल्स टू ये डिवाइड बाई e। अब बताओ इसमें क्या नहीं पता है, अब बताओ इसमें क्या नहीं पता है, सभी लोग बोले इसमें क्या नहीं पता है, इसमें क्या नहीं पता है? डेंसिटी पता है, पता है, 4/3 पता है, सबको पता है, पाई पता है, पता है, आर नहीं पता, आर नहीं पता। दिक्कत यह है कि आर की वैल्यू क्या है, जी भी दे रखा है इन्होंने, बल्कि 9.8, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है, ये रही फील्ड की स्ट्रेंथ, ये 105 नहीं है, 10 की पावर 5 लिखा है, सब दे रखा था, सिर्फ आर नहीं पता था, इसमें प्रॉब्लम ये था। अब आर निकालने के लिए टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, छोटा सा एक फॉर्मूला, छोटा सा एक फॉर्मूला है, छोटा सा एक फॉर्मूला है, v टर्मिनल इज इक्वल्स टू 2/9 रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्लास 11 से सिर्फ इतना आया, क्या vt इज इक्वल टू 2/9 रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई ईटा। बोलो यहां तक क्लियर है? अब आप यहां क्या कर दो, अब यहां पे रो क्या होता है, रो होता है डेंसिटी ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर दे रखा है, ठीक है, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम की बात कर रहे हैं उसकी डेंसिटी को सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे मीडियम कौन है, स्टिल एयर है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0 ले लेंगे हम, एयर की डेंसिटी को यहां पे 1 नहीं, स्टिल एयर मतलब वैक्यूम बोला एक तरह से, स्टिल एयर का मतलब हम क्या मानेंगे, वैक्यूम मानेंगे कि इसकी कोई डेंसिटी नहीं है, तो सिग्मा हो जाता है 0। बच्चों ये स्ट्रोक लॉ से आया है क्लास 11 से, सांप वाली कहानी आएगी 1-2 दिन बाद, तो कई लोग कह रहे हैं सांप वाली कहानी, ठीक है। ओल्ड वर्जन 135 जून वर डिलीटेड, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, क्लासरूम कंटेंट में जाके जो यहाँ पे चीजें नहीं मिल रही हैं वो क्लासरूम कंटेंट में दिखेंगी। हाँ अब इसमें आर की कमी थी, तो मैंने कहा आर भाई पहले तो बैलेंस किया, बैलेंस करके मास जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ये रखा, अब इसमें आर की कमी थी। आर के लिए टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 2/9 रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी बटे ईटा। रो होता है डेंसिटी ऑफ स्फीयर जिसकी बात की है, स्फेरिकल डॉट की। सिग्मा होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम, यहां पे स्टिल एयर है, वैक्यूम है, इसकी डेंसिटी 0 और रो की वैल्यू दे रखी है 900। जी की वैल्यू हमको पता है, ईटा हमें पता है विस्कोसिटी, बच्चों ईटा होता है विस्कोसिटी, तो ईटा दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, रो दे के रखा है 900, जी दे के रखा है 9.8, और टर्मिनल वेलोसिटी भी शायद हमें दे रखी है, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, इस बैलेंस इज स्टिल एयर, ये is observed to fall with a terminal velocity इतना, तो अपने को टर्मिनल वेलोसिटी भी बता रखी है 2 इंटू 10⁻⁻3। अब ये सारी वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दो, जी की वैल्यू 10 कहां दी है, जी की वैल्यू 9.8, ये सारी वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दो और यहां से क्या निकाल लो, आर, और उस आर की वैल्यू को ले जाके यहां चिपका दो, यू विल गेट दी आंसर। अब मैं यहां पे सॉल्व नहीं कर रहा, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है, क्लियर है? अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है, अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है, अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। जो लोग क्वेश्चंस का फिर से सोल्यूशन मांग रहे हैं प्रीवियस का, यार अभी वीडियो खत्म होगा, तुम पीछे जाके उसको देख लेना फिर से, मैं 2 बार सॉल्व कर चुका हूं।
अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, क्लियर है बात। मैंने कहा इसको इक्वेट कर दो, इक्वेट किया, मास की जगह ये सब रखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब, फिर यहां से चार्ज का ये एक्सप्रेशन बना। इस एक्सप्रेशन में अपने को डेंसिटी पता है, 4/3 पता है, पाई पता, आर नहीं पता, जी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। तो मैंने कहा आर निकालना है। आर निकालने के लिए हमने ये कहानी पकड़ी, आर निकालने के लिए ये कहानी पकड़ी, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स 2/9 रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी। रो डेंसिटी ऑफ स्फीयर, सिग्मा डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम मैंने बोला 0, रो की वैल्यू 900, जी 9.8, 2/9 पता है, टर्मिनल वेलोसिटी भी पता है 2 × 10⁻³ ये अपने को पता है, अपने को ये पता, अपने को ये पता, अपने को ये पता, अपने को विस्कोसिटी की वैल्यू पता है। क्या अपन यहां से आर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, यहां से आर निकाल कर यहां पुट कर दो। क्लियर है? क्लियर है? मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं तो DPP2 सॉल्व करके जाऊंगा। क्लियर है? यहां से आर की वैल्यू निकाल के आप यहां पे पुट कर दो। आगे बढ़े। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आंसर डी आएगा वैसे, जो भी ऑप्शन दे रखा हो। आप यहां पे सारी वैल्यूज पुट करना, यहां से आर की वैल्यू निकालना और उसको उठा के यहां पुट कर देना। क्लियर है? अरे हाँ कि ना भाई, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यस सर, समझ में आया? क्लियर है? कैसे हो आप? पहचाना कौन है? नक्षरा शर्मा? नहीं भैया नहीं पहचाना। क्लियर है? क्लियर है? अरे छोड़ो ना, कुछ लोग जो करते हैं दुनिया में, हमेशा कोई ना कोई कुछ करता रहेगा। अब ऑटो वाला ऑटो चलाता है, सब्जी वाला सब्जी बेचता है, सबके से हम लोग को मतलब रहना है क्या? नहीं रखना है ना, है ना। इंडस्ट्रीज अपना बिजनेस कर रहे हैं, है ना। सचिन तेंदुलकर अपना मैच खेल के रिटायरमेंट ले लिया, विराट कोहली से, सबसे थोड़ी ना मतलब रखना है, अपने काम से मतलब रखना है। आ जाओ, क्लियर है? तो आर की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ व्हील हैविंग अ मास m, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। A wheel having a mass m has charges plus q and minus q on diametrically opposite points. It remains in equilibrium on a rough inclined plane in the presence of uniform vertical electric field. क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो, बहुत प्यारा सवाल है। क्या बोल रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा मान लो, इस पे एक व्हील रखा है जिसका मास m है और चार्ज प्लस q और माइनस q है। और कहां पे रखे हैं? चार्ज प्लस q एंड माइनस q ऑन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे। तो मान लेते हैं कि यहां पे रखा है माइनस q और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पे रखा हुआ है प्लस q, ठीक है। इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन इन द प्रेजेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म वर्टिकल यानी ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कैपिटल E, दे नहीं रखा ना वैल्यू। इन द प्रेजेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये सर फंस गया, हाँ भी हो जाएगा, रोटेशन का सवाल है, रोलिंग का सवाल है, हो जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 11 का इसमें कंसेप्ट है, अभी हम बता देंगे। तो एक यूनिफॉर्म वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस में, ये किसमें है? ध्यान दो बच्चों, ये किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस निकाल लो बच्चों। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती हैं, एक क्या? नेट फोर्स 0, दूसरी क्या? नेट टॉर्क 0। तो हम दोनों चीजें यहां पे लगाएंगे, नेट फोर्स भी और नेट टॉर्क भी। भाई इसका मास m है, कहां ऐड करेगा? इसके सेंटर पे। यहां इसका वेट लग जाएगा कितना? mg, बोलो सही है। और कौन सी फोर्स लगेगी इस पे? प्लस q पे ऊपर की तरफ लग जाएगी QE, माइनस q पे नीचे की तरफ लग जाएगी QE, बोलो हाँ या ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगी? नीचे लगेगी। तो माइनस q पे नीचे लग गई QE, प्लस q पे ऊपर लग गई QE, नीचे वेट लग गया mg। और कौन सी फोर्स आएगी बच्चों? और आएगी यहां पे फ्रिक्शन की फोर्स। उसका हमें डायरेक्शन नहीं पता होता स्टैटिक इक्विलिब्रियम में या स्टैटिक कंडीशन में। यह भी स्टैटिक कंडीशन है तो हमें कोई आइडिया नहीं है। क्या आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? हेलो, आ रही है? हाँ, रेजोल्यूशन ऑफ mg बिल्कुल करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ mg। हमें कुछ नहीं पता है कि फ्रिक्शन का फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो हमने मान लिया कि फ्रिक्शन पीछे है, सिर्फ माना है। और बिल्कुल परेशान नहीं हो, सवाल में फ्रिक्शन का काम होगा ही नहीं। हम सवाल को ऐसा बना देंगे कि हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, टेंशन मत लो। कई लोग डर गए फ्रिक्शन देख के। हमने मान लिया कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट कर रहा F। लेट अस अज्यूम कि फ्रिक्शन एक्ट्स इन दिस डायरेक्शन और इसकी वैल्यू हमने बोली F, ठीक है, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, हमें यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, एक फोर्स वो भी है। नॉर्मल रिएक्शन कहां से लगता है बच्चों? सेंटर से, सेंटर से ऐसे। एक और फोर्स आ गई नॉर्मल रिएक्शन। भैया ढेर सारी फोर्स आ गई। अब सारी फोर्सेस का सम क्या होगा? 0 होगा। कर लो। फ्रिक्शन की फोर्स ही नहीं पता
और फ्रिक्शन नहीं पता तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं पता, नॉर्मल रिएक्शन नहीं पता, फ्रिक्शन नहीं पता, अरे फंस गए। अगर तुम यहां ये कोशिश कर रहे हो, अगर तुम यहां ये कोशिश कर रहे हो कि इक्विलिब्रियम के लिए इफ यू आर ट्राइंग कि मुझको ऐसा कर दूं कि एफ नेट को 0 कर दूं, तो तुम बहुत ही गंदा फंस जाओगे, बहुत गंदा। यहां एफ नेट से अच्छा होगा टाउ नेट को 0 कर दें, टॉर्क को 0 कर दें। तो यहां हमारे पास बेटर ऑप्शन क्या होगा, नेट टॉर्क को अपन 0 कर दें, ये बेटर ऑप्शन होगा। नेट टॉर्क को 0 कर दे। ऐप क्रैश नहीं हुआ है, टाइम अप हो गया है मे बी। टॉर्क 0 होगा, मैं देखता हूं खोल के, चल तो रहा है, चल तो रहा है मस्त एकदम। हाँ, टॉर्क 0 होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम आ गए और इस पॉइंट पे हम नेट टॉर्क, भाई इक्विलिब्रियम का मतलब 2 होता है, नेट फोर्स 0 हो और नेट टॉर्क 0 हो। अब बच्चों टॉर्क भी ना ऐसी जगह निकालो जहां पे मैक्सिमम फोर्सेस लग रही हो, क्योंकि टॉर्क के बारे में एक चीज सुनो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एकदम सही बात है। इसमें पता है टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होगा, वरना बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। बॉडी इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज 0, अबाउट एनी पॉइंट टॉर्क 0 है। अब तुम्हें पॉइंट ऐसा चूज करना है, चूज सच पॉइंट्स, choose such points where या through which, where नहीं, choose such point, where नहीं लिखो, choose such point through which maximum forces pass, जिसके थ्रू मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रही हो। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, बट इक्विलिब्रियम में टॉर्क मैक्सिमम नहीं 0। सर टॉर्क क्या है, हाय राम भाग फूटे मेरे, टॉर्क क्या है? टॉर्क होती है क्वांटिटी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जिसको नहीं पता है टॉर्क क्या है, तुम क्या बोले, पहले जाके 11 की चीजें पढ़ो। हाँ इक्विलिब्रियम की बात हो रही है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम में टॉर्क 0 होता है, मैक्सिमम नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा पॉइंट चुनो, चूज सच पॉइंट्स थ्रू विच मैक्सिमम फोर्सेस पास, ऐसा पॉइंट चुनो जहां से मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रही हो। तुम मुझे बताओ सबसे ज्यादा फोर्सेस क्या इस पॉइंट से पास कर रही है? ध्यान से देखो, एफ पास कर रहा, नॉर्मल रिएक्शन कर रहा, एमजी का कंपोनेंट कर लेते हैं तो और मजा आएगा। ये एमजी है, ये एंगल थीटा, बच्चों ये एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल कॉपी होके यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एमजी का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, देखो ये थीटा है, इसको आगे बढ़ा लो, ये 90 हुआ, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये फिर से थीटा। तो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, mg cos थीटा, और mg का एक कंपोनेंट ये तो सबने देख रखा होगा, अरे ये नहीं पढ़ा तो 11 में क्या पढ़ा, mg sin थीटा, ये तो सबने देखा ही है, mg sin थीटा। इस तरह से QE की अगर हम बात करें बच्चों, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, बोलो कैसे? ये देखो वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये सेम लाइन जा रही है, वर्टिकल लाइन इस लाइन के बीच में एंगल थीटा, तो वर्टिकल लाइन इस लाइन के बीच में एंगल थीटा। QE के भी 2 कंपोनेंट, एक इस लाइन के अलोंग ऐसे कितना QE cos थीटा, एक इसके परपेंडिकुलर इधर कितना QE sin थीटा, बोलो सही है। अब देखो मैंने पॉइंट चूज किया ये वाला, लेट दिस पॉइंट बी ए। इस पॉइंट से देखो मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रही हैं, और जितनी फोर्सेस उस पॉइंट से पास करती हैं ना, उन सब फोर्सेस का टॉर्क 0 होता है, इसीलिए ये करने को बोल रहे। अगर किसी पॉइंट से कोई फोर्स पास कर रही है तो उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क 0 होता है। मैंने पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट ए से mg cos थीटा पास कर रहा, टॉर्क 0, फ्रिक्शन पास कर रहा, टॉर्क 0, नॉर्मल रिएक्शन पास कर रहा, टॉर्क 0, QE cos थीटा भी पास कर रहा, टॉर्क 0। तो हमने दिमाग लगाया कि नेट टॉर्क तो 0 करना ही था, पर किसके अबाउट, अबाउट ए, नेट टॉर्क अबाउट ए के अबाउट mg cos थीटा का टॉर्क 0। अच्छा mg को हटा दूं अब मैं पहले, अब mg को हटा सकते हैं, mg का कंपोनेंट कर लिया है, और इस वाले QE को भी हटा सकते हैं, शायद इसका भी कंपोनेंट कर लिया है। अब ध्यान से देखो a से कौन कौन पास कर रहा है, mg cos थीटा उसका टॉर्क 0, ये QE उसका टॉर्क 0, फ्रिक्शन उसका टॉर्क, फ्रिक्शन चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, कहीं भी हो सकता था, पर पास तो इसी पॉइंट से करता, टॉर्क 0, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0, QE cos थीटा का टॉर्क 0। कितनी फोर्सेस हट गई। ऐसी चीज पकड़ो जिसके अबाउट
ऐसा पॉइंट पकड़ो जिससे थ्रू मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रही हो, तब उनका टॉर्क 0 आएगा। क्लियर है? टॉर्क अबाउट ए इज 0। अब देख लेते हैं कौन कौन सी फोर्स बची। mg cos थीटा का टॉर्क 0, QE का टॉर्क 0, F का टॉर्क 0, नॉर्मल रिएक्शन का 0, QE cos थीटा 0। बचा क्या क्या? एक बचा mg sin थीटा, एक बचा QE sin थीटा, दो ही चीजें तो बची। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेते हैं? पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई mg sin थीटा का डिस्टेंस कितना होगा यहां से? r, और QE sin थीटा का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये पूरा 2r। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो यही तो है इस पॉइंट के अबाउट, और इसका ये रहा। तो हम लिख सकते हैं mg sin थीटा इंटू r। इसका टॉर्क देखो कैसे है, mg sin थीटा का टॉर्क कैसे है? ऐसे, इंटू r, ये क्लॉकवाइज, और QE sin थीटा इंटू 2r एंटी। देखो QE कैसे घुमा रहा है? उल्टा। ये कैसे घुमाना चाहेगा? ऐसे। और ये कैसे घुमाना चाहेगा? ऐसे। बोले याद है सर व्हेन f इज इक्वल 0 टॉर्क ऑलवेज 0, इज इट राइट? नहीं, इट इज रॉन्ग। ये तो एकदम ही गलत बात है। अरे कल ही देखा था आपने डाइपोल के सवाल में, f नेट 0 था फिर भी टॉर्क हो रहा था। कैसी फालतू बात कर रहे हो? हाँ, तो मैंने कहा टॉर्क अबाउट a लेंगे। a से देखो mg cos थीटा का टॉर्क 0, QE का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0, QE cos थीटा का टॉर्क 0, mg cos थीटा का टॉर्क 0। जितनी फोर्सेस उस पॉइंट से पास कर गई उन सब का टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो mg sin थीटा की वजह से टॉर्क बनेगा और QE sin थीटा की वजह से। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। इसका टॉर्क और इसका टॉर्क देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, और हमने क्या बोला है? नेट टॉर्क 0 है, यानी इसका टॉर्क इसके टॉर्क को कैंसिल। देखो एक फोर्स नीचे लग रही है, एक ऊपर। ये वाली फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाह रही, ये वाली फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाह रही, और नेट टॉर्क 0, यानी कोई घुमा नहीं पाएगा। यानी mg sin थीटा इंटू r इज इक्वल्स टू QE sin थीटा इंटू 2r। mg sin थीटा इंटू r इज इक्वल्स टू QE sin थीटा इंटू 2r। ये देखो इसको यहां से धागा बांध के खींचो, इधर घूमेगा, और यहां से धागा बांध के खींचो तो ऐसे घूमेगा। सोच के देखो दिमाग में कि अगर यहां से मैं इसको ऐसे पुश करूं, दिमाग में सोचो, अगर मैं इसको ऐसे पुश करता, हाँ बी ऑप्शन, ऐसे पुश करता तो ऐसे घूमता, और इधर से खींचूं तो ऐसे घूमता। यानी दोनों का अपोजिट है, दोनों का रोटेशन का सेंस अपोजिट है, तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि नेट टॉर्क तो 0 आना है। बस खत्म हो गया। sin थीटा कैंसिल, r से r कैंसिल, mg इज इक्वल्स टू 2QE। यहां से भैया हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए शायद। mg क्या चाहिए? चार्ज चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E इज इक्वल्स टू mg बटे 2Q। mg बटे 2Q। बोलो क्लियर है? अब जो सोच रहा है इसको हम नेट फोर्स से करेंगे, उनका एकदम नहीं हो सकता। बारिश हो रही है, हाँ मेरे को भी आवाज आ रही है। नेट फोर्स से ये सवाल हिला ही नहीं पाओगे, इतनी फोर्सेस है। और जिसने पॉइंट गलत चूज कर लिया उसका भी नहीं हो सकता। किसने इस पॉइंट के अबाउट, कई लोग क्या बेवकूफी करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। ऐसा पॉइंट चुनो जिसके अबाउट मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रही हो, और वो भी वो फोर्सेस जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता हो, जैसे फ्रिक्शन नहीं पता था, जैसे नॉर्मल रिएक्शन नहीं पता था। तो मैंने ऐसा पॉइंट चूज किया जिसपे फ्रिक्शन भी लग रहा, नॉर्मल रिएक्शन, इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, थ्रू विच मैक्सिमम फोर्स पासेस। और ऐसी फोर्सेस का टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू 0। ऐसी फोर्सेस का टॉर्क 0 होता है जो किसी पॉइंट से पास कर रही हो। टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते थे, ए के अबाउट, मान लो इसको बी कहते, बी के अबाउट, सी के अबाउट। बाकी सब का टॉर्क 0। QE cos थीटा पास कर गया, नॉर्मल रिएक्शन पास कर गया, फ्रिक्शन पास कर गया, mg cos थीटा पास कर गया। क्या बचा? QE sin थीटा, mg sin थीटा। mg sin थीटा इंटू r इज इक्वल्स टू QE sin थीटा इंटू 2r। क्लियर है? क्लियर है? बस सर अब नहीं बैठा जा। अरे कहा तुम पढ़ोगे, कहा तुम तैयारी करोगे, नहीं बैठा जा रहा। 5-5 घंटा पढ़ना है आपने को अभी साल में। क्लियर है? कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, रट लो। शॉर्टकट नहीं है। आज की क्लास कितनी देर चलेगी? जब तक डीपीपी खत्म नहीं होगा तब तक क्लास चलेगी। चलो आगे बढ़े। ओके, डीपीपी 5 यार, इसमें कुछ नहीं कराना, टेंशन मत लो। बहुत लोग इसमें देखो ऐसे ऐसे उड़ेगा, ऐसे ऐसे उड़ेगा इसमें सवाल, ऐसे ऐसे। डीपीपी 5 में एकदम टेंशन नहीं। शुरू करते हैं। सिर्फ एक सवाल बताना है इस डीपीपी में, सिर्फ एक सवाल। ठीक है, 2 घंटे होने की आपकी कितनी एनर्जी? अरे मेरे की बहुत एनर्जी रहती है, मैं 5 घंटे पढ़ा लेगा।
सर कुछ समझ नहीं आ रहा, क्वालिटी गई, थोड़ी देर वेट करो। अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कैरीज अ टोटल चार्ज इतना, इट्स रेडियस इज इतना एंड प्लेस डिटरमाइन इट्स। ये कर लिया है सबने, हाँ या ना, हाँ या ना? ये कर लिया है सवाल, बहुत इजी था, बहुत इजी है, खत्म करें इसको, उड़ा दें। ये कर लिया है, अरे ये तो हो गया होगा। क्या करना है इसमें, बोल रहा है एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज दे रखा है 2 पाई इंटू 10⁻⁻12 कूलम, और इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन इट सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता था, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है ये, मत कराएं, ये तो आता है ना सबको, बहुत इजी है, बस ऐसे ही लिख दिया, चार्ज लिख देना और इसका एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। चले आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे ये वाला, बहुत ही आसान है। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़े, ओके। अ मेटल क्यूब ऑफ लेंथ इतना इज चार्ज्ड बाई इतना, ये भी मुझे पता है आपने कर लिया, वो सब किए हुए सवाल है। मेटल क्यूब की लेंथ दे रखी है 0.1 मीटर और चार्ज दे रखा है 12 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट्स इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी हो गया होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बटे ए। बच्चों इसका सरफेस एरिया कितना होता है, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6a², यहाँ a की जगह l है, 6l²। तो ऊपर चार्ज रख देना, नीचे 6l² रख देना, यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। बोलो याला आ गया है, इट्स सो इजी। चले आगे बढ़े, ये भी हो गया, चले आगे बढ़े, ये सब ऐसे ही लिया है। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। मैंने बोला था गॉस लॉ से तो ये ऐसे होगा, पर हमने इसको डिराइव करके लिखा था। हाँ छोड़ दे रहा हूं बस करा के जल्दी से। मान लो ये हमने दे रखा था, हमारे पास एक क्या है, ड्यू टू अ लॉन्ग, बच्चों लॉन्ग का मतलब यहां इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, शायद ये सबने कर रखा था, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये मैंने करा रखा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सभी लोग बताएं, ये भी छोड़ दो, आता है करवाया है सर, है ना, एकदम सही बात। कितनी होती थी 2kp/r, ये होती थी क्या, यही होती है, कुछ और होती थी, 2k λ/r, p मैंने लिख दिया डायपोल पढ़ाते पढ़ाते, 2k λ/r यही होती है क्या, 2k λ/r, पॉजिटिव से अबे नेगेटिव के टुवर्ड्स। इसको आप कर सकते हो, k की जगह क्या रख दोगे 1/4πε0 λ/r, तो 2 से ये कट जाएगा, λ/2πε0r। हलवा सवाल, ये हम लोग डिराइव कर चुके थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस, ये तो कर चुके हैं। हैंड शो फॉर दैट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द बिहेव, ये तो अपना लेक्चर में अपने पढ़ा है, ये हमने किया है कि नहीं किया है, ये सवाल हमारे लेक्चर में था कि नहीं भाई, कि एक रिंग है, रिंग पे चार्ज है और इसका रेडियस a है, इसकी एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे आके कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी kqx/x² + a² की पावर 3/2, ये तो पूछा है। हैंड शो दैट फॉर पॉइंट्स एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, कर चुके हैं हम लोग, डन इन लेक्चर। आगे बढ़ते हैं, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज क्या करोगे, जब x इज मच 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 ग्रेटर देन a कर दोगे, तब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, kq/x² बन जाएगा, लाइक अ पॉइंट चार्ज। आगे बढ़ते हैं। थिन सेमी, ये भी कर चुके हैं अपन लेक्चर में, थी सेमी सर्कुलर रिंग, ये वाला, यहाँ पे चाहिए होती थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे नेट चार्ज कितना था, ये डीपीपी आसान है, लैम्डा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी बच्चों, याद है, ऐसे होती थी, इसका शॉर्टकट बोलेंगे सभी लोग, 2k λ/r इंटू साइन α/2, यही था इसका शॉर्टकट, लगभग गए थे, है ना, हो गया था ना ये, 2k λ/r साइन α/2, तो कितना हो जाएगा 2k λ/r। यहाँ अल्फा कितना लेते थे ऐसे सवाल में, ये एंगल कितना है 180, साइन 180/2 यानी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो आंसर इज 2k λ/r, जिसका मर्जी हो k का वैल्यू 1/4πε0 रख देना एयर के लिए। ये किया था हमने, अभी डायपोल वाला आएगा, आज रात को आएगा, डायपोल वाली डीपीपी आज रात को मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा लेट नाइट, क्योंकि अभी तो ये खत्म होगा, फिर उसको करेंगे, तो लेट नाइट कल सुबह तक आपको नेक्स्ट डीपीपी भी मिल जाएगी, 2 डीपीपी का सोल्यूशन। क्लियर है, इसको करने की जरूरत तो नहीं है, तो कराया था मैंने क्लास में पूरा डेरिवेशन। रिकॉर्डेड क्लास डाउनलोड होगी जब आप आपके क्लासरूम कंटेंट में जाओगे, अपने फिजिक्स वाला ऐप को अपडेट करके क्लासरूम कंटेंट में जाके ऐप डाउनलोड करोगे, फिर अपने जो साइड में से 3 बिंदी नहीं बनी ऊपर पेज के, वहां क्लिक करोगे तो ऑफलाइन वीडियोस में वो सेव होता है। ये सब तो कर चुके हैं अपन, आगे बढ़े, चले आगे बढ़े।
हाँ, टू पीसेस ऑफ प्लास्टिक अ फुल रिंग हैव द सेम रेडियस एंड सेम चार्ज डेंसिटी व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर हैज द ग्रेटर मैग्नीट्यूड। इनमें से बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज्यादा होगी? चूहों वाला सवाल है, तो कोई भी बता देगा भाई। यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 होती है। और यहाँ की अभी अभी आपने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 2k लैम्डा बाई आर, अभी तो निकाली है ये। अच्छा था, ये भी हो गया। आगे सर, आगे बढ़े। 2k लैम्डा बाई आर अभी तो निकाला है इसका। साइन अल्फा बाई 2, अल्फा 180 था, 80/2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टू सेमी सर्कुलर, ये सवाल फंसा है, ये सवाल फंसा है कि ये भी हो गया है। DPP 4 का 5 वाला, बहुत देर से कोई कमेंट कर रहा है, इसकी बात तो सुननी पड़ेगी। DPP 4 का 5 वाला अगर लेक्चर का सवाल निकला बेटा, DPP 4 का 5th सवाल लेक्चर का सवाल है, मैंने मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में कराया है इसको। बदमाश बच्चे, DPP 4 का 5 सवाल इतनी जैसे कमेंट करा था काइनेटिक, मैंने लेक्चर के दौरान करा दिया। आ जाओ, ये सवाल किसका हुआ है? ये हो गया है, ये हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया है। क्या बात है, प्रीवियस DPP करा दी मैंने। ये हो गया, कैसे हो गया भाई? आ जाओ। टू सेमी सर्कुलर वायर्स ABC एंड ADC ईच ऑफ रेडियस आर लाइंग ऑन XY एंड YZ प्लेन। अरे बनाते हैं इसको, छोड़ो, ये X, ये Y, ये इधर क्या है? प्लस Z है ना, प्लस Z एक्सिस, तो नीचे माइनस Z हो जाएगा। और ये ABC, ठीक है, मैं ABC नहीं रखूंगा, मैं नाम 1 2 3 4 करके कर दूंगा, ठीक है इसको। हाँ, एक वायर ऐसा है इंफिनिटी तक, एक वायर ऐसा है इंफिनिटी तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है O पे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट दी ओरिजिन, यहां पे पूछी है। और ये डिस्टेंस कितना बोला है? R, क्योंकि रेडियस R बोल दिया अपन से, है ना। सेमी सर्कुलर पार्ट्स एंड स्ट्रेट पार्ट्स लैम्डा E एट दी सेंटर नहीं बोला है, हाँ R, रेडियस R बोल रखा है। अब बताओ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी किसकी वजह से होगी? इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से होगी, इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से होगी, इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से होगी, और इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से भी होगी। यानी 4 चीजों की वजह से है। 1 2 3 4। 1 की वजह से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग 2k लैम्डा बाई आर, और किधर होती है? यहां बीच से जोड़ के ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ये होगी A, ऐसे मतलब। तो बच्चों ये किस डायरेक्शन में चली गई? 2k लैम्डा बाई आर, नीचे की तरफ। बच्चों ये कौन सा डायरेक्शन है? Y, तो नीचे क्या होगा? -y। ध्यान से देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे नहीं होगी। 2k लैम्डा बाई आर नीचे, नीचे बच्चों कौन सा डायरेक्शन है? -j, नेगेटिव y में। इसी तरह से अगर सेकंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें हम, सेकंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी A ऐसे, A ऐसे। देखो सेकंड वाला ऐसे है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ। ये +z है, तो अंदर क्या हो गया? अंदर क्या हो गया? -z। वैल्यू इतनी ही होगी, 2k लैम्डा बाई आर। अभी पढ़ा ना, सेमी सर्कुलर की वजह से। इसकी वजह से कैसे होगी? सेंटर से ऐसे, किधर? अंदर की तरफ। -z को बच्चों क्या लिखते हैं अपन? -k लिखते हैं। अब बात आई इसकी और इसकी वजह से। तो बच्चों सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी? देखते हैं, किसको याद है, पढ़ाया हुआ टॉपिक है। अगर r डिस्टेंस दूर जाओगे तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? एक इधर होती है, एक इधर। ये होती है k लैम्डा बाई आर, और ये भी होती है k लैम्डा बाई आर, अगर ये डिस्टेंस r है। और ये कैसा वायर है? सेमी इनफाइनाइट वायर। यहां पे देखो 4 चीजें हैं, 2 सेमी सर्कुलर रिंग है 1 और 2, और 2 सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायरेक्शन में होती है, x में भी और y में भी। याद है कैसे निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड? k लैम्डा बाई क्या था? d, x में, और यहां क्या लिखते थे? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, याद आया? और y में k लैम्डा बाई d साइन, सॉरी, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या होता है? सेमी इनफाइनाइट के लिए एक एंगल हो जाता है 90 डिग्री, और एक एंगल हो जाता है कितना? 0 डिग्री। रख दोगे तो x में भी मिल जाएगी और y में भी। ये हमने पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था कि नहीं? k लैम्डा बाई आर, हाँ, तो k लैम्डा बाई आर इधर, k लैम्डा बाई इधर। तो इसकी वजह से बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो यहां पे कुछ चीज होने वाली है बहुत बढ़िया। फोर्थ वाले की वजह से, इसको फोर्थ बोला, ये फोर्थ वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैसी होगी? देखो, एक तो इसकी तरफ और एक ऐसे, एक ये हो गई k लैम्डा बाई आर,
और एक ऐसे हो गई k लैम्डा बाई आर z में, ठीक है, k लैम्डा बाई आर k लैम्डा बाई आर। एक होती है वायर के इन्फिनिटी की तरफ, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वायर के इन्फिनिटी की तरफ। इसी तरह से 3 वाले की अगर हम बात करें, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अगर हम 3 वाले की बात करें, ये 3 है, अगर 3 वाले की बात करें तो एक होगी हॉरिजॉन्टल में, एक होगी इन्फिनिटी की तरफ। बच्चों इसकी वैल्यू k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर कैंसिल, k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर कैंसिल, यानी दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। क्लियर हुआ भाई? सेमी इनफाइनाइट वायर अगर ये है तो इसके इस एंड पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक इन्फिनिटी की तरफ। निकालने का तरीका ये था k लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1/2, y में इतना, थीटा 190, ये सब पढ़ाया था मैंने। अब मैंने बोला इसकी वजह से, फोर्थ वाले की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो एक होगी हॉरिजॉन्टल में k लैम्डा बाई आर और एक इन्फिनिटी की तरफ k लैम्डा बाई आर। और इसी तरह से जब आप इसके लिए देखोगे 3 के लिए तो एक होगी हॉरिजॉन्टल में k लैम्डा बाई आर, एक इन्फिनिटी की तरफ माइनस जेड में। ये किधर जा रहा? माइनस जेड, और ये लाल वाला किधर आ रहा? प्लस जेड। k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर कैंसिल, k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा, यानी 3 एंड 4 क्या करेंगे? कैंसल ईच अदर, खत्म कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बस इनका वेक्टर सम से आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। हमको लगा था तीनों का सम करना पड़ेगा बट नहीं करना पड़ रहा क्योंकि 3 और 4 ने एक दूसरे को कैंसिल। सो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 कितना है? 2 k लैम्डा बाई आर दोनों में से कॉमन हो जाएगा, माइनस भी दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आया? j कैप प्लस k कैप। अब जिसका मन हो, जिसकी श्रद्धा हो, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देना। यहां पे खत्म होती है डीपीपी 4, 5। कुछ क्वेश्चन बीच में हो सकता हो, मैंने एक सेकंड पार्ट छोड़ दिया तो वो आपकी मेहनत के लिए छोड़ दिया, पहला लाइव सेशन था, थोड़ा माफ करना। सो गलत है सर, क्या गलत है बता? मैं तो वायर को भूल ही गया था, फिर भी आंसर सही आया। भाई तू इसलिए बच गया क्योंकि दोनों वायर ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। थैंक्स सर। डीपीपी में बोर्ड वाले क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं। नहीं क्लियर हुआ? अरे यार तुम ये लेक्चर पढ़ के आए हो तभी क्लियर होगा। कॉस कहाँ गया? अरे भूल जाओ इसको। तुम ये पकड़ो, सेमी इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सेमी इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर एक तरफ से पकड़ो, यहाँ पे एंड है इसका, यहाँ पे इन्फिनिटी, तो इस तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड k लैम्डा बाई आर, इधर भी k लैम्डा बाई आर। तुम इतना पकड़ लो पहले, ठीक है? k लैम्डा बाई आर, हाँ डेली होगी यार, पढ़ा तो इसीलिए कि डेली क्लास हो। k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर, ठीक है? एक होता है हॉरिजॉन्टल में, एक होता है टुवर्ड्स इन्फिनिटी। कैसे आया ये मैंने पूरा डिराइव कराया था आपको, जहां मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेक्चर था, वहां पे ये चीज बताई थी हमने। तो एक हॉरिजॉन्टल में होता है, एक इन्फिनिटी की तरफ। तो देखो एक हॉरिजॉन्टल में, एक इन्फिनिटी की तरफ, k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर। इसका भी एक हॉरिजॉन्टल में, एक इन्फिनिटी की तरफ, k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर, सब कैंसिल। अब बोला आया? क्लियर है? अब देखो एक चीज मैं बोल दे रहा हूं, डेफिनेटली ये पहली क्लास थी तो इसमें डेफिनेटली मेरा भी परफॉर्मेंस थोड़ा अजीब था, तुम भी कुछ बकवास कमेंट गाली गलौज सब किए हो, ठीक है? तुम्हारी मर्जी है, तुमने फालतू बातें बहुत कर रही, और डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको नहीं रियलाइज हो पाए इस क्लास में, तो पॉज करना, इसको फिर से देखना। इस लेक्चर की क्वालिटी चेंज होने का ऑप्शन यहां से 2 घंटे बाद ही आएगा। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।